हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज प्रिया और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। यानी आज के लेक्चर में हम हमारे अमीन्स मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे, जिसके अंडर हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली जब भी हम प्रॉपर्टीज वर्ड को सुनते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ फिजिकल और केमिकल में डिस्टिंग्विश होता है वो, और जब हम उसके अंदर फर्दर ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि फिजिकल ऑब्जर्वेशंस या फिजिकल प्रॉपर्टीज तो वो सारी प्रॉपर्टीज होंगी जिसमें हम मॉलिक्यूल को थोड़ा ऊपर ऊपर से देख के समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उसका स्टेट देख लिया कि वो किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट में। वो किस कलर में एग्जिस्टेंस अपनी शो कर रहा है, उसका क्या ऑर्डर है, उसका क्या सॉल्युबिलिटी आ रही है, क्योंकि उसमें जब हम उसको सॉल्युबलाइज कर रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होता। उसको जब हम बॉयल करते हैं तो वो मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होता। हमें उसकी इंटरेक्शंस के बेसिस पर वहां पर उसकी सॉल्युबिलिटी या बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर्टी को डिस्कस करना होता है। वहीं अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करने लग जाते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज का तो मतलब है एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आपको मॉलिक्यूल के अंदर कुछ चेंज इन फॉर्म की एग्जिस्टेंस शो हो। यानी हमारा जो मॉलिक्यूल था वो कुछ ना कुछ चेंज करके आपको ऑब्जर्व हो रहा है। तो जब हमें कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल के अंदर चेंज ऑब्जर्व होता है तो इसका मतलब है उसने किसी ना किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करा है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं कि हमारे जो अमीन्स हैं वो किन किन रिएक्शंस में अपनी पार्टिसिपेशन शो करते हैं। तो यहाँ पर हमें अमीन्स की उन्हीं केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करना है और उन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। अभी तक हम अमीन्स के बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर चुके हैं। जैसे हमने अमीन्स के स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हुए उसके नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करा था, उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई करा था, और फिर उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को ऑब्जर्व करते हुए अब हम उसकी प्रॉपर्टीज पर आए थे। तो यहाँ आज के लेक्चर में हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीन्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ सोचना पड़ता है, आपके माइंड में सीधे कुछ ये पॉइंट स्ट्राइक करते हैं कि उस मॉलिक्यूल की स्टेट क्या होगी, ऑर्डर क्या होगा उस मॉलिक्यूल का, कलर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कैसी होगी और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा। और साथ में और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा उस मॉलिक्यूल का, उस मॉलिक्यूल का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। लेकिन यहाँ पर जो मैंने ये प्रॉपर्टीज आपको मेंशन करी हैं, ये वही प्रॉपर्टीज मेंशन करी हैं जो आपकी एनसीईआरटी में डिस्कस करी गई हैं। तो हम इन्हीं प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। तो जब हम अमीन्स की स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में सबसे पहले हमारे माइंड में ये क्वेश्चन स्ट्राइक होना चाहिए कि ये किस स्टेट में, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, किस फॉर्म में एग्जिस्टेंस अपनी शो करते हैं। तो जब मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करा गया तो हमें ये पता लगा कि हमारे जो प्राइमरी अमीन्स हैं, अगर उनके पास कम कार्बन एटम्स होंगे, जैसे कि 3 से 5 कार्बन एटम्स के बीच में अगर उसमें मॉलिक्यूल में कार्बन एटम की प्रेजेंस होगी, तो वो मॉलिक्यूल्स लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। और जैसे जैसे हम हायर अमीन्स की तरफ मूव करेंगे, उन मॉलिक्यूल्स में हायर कार्बन एटम की प्रेजेंस होगी, वैसे वैसे वो सॉलिड नेचर की तरफ अपनी एग्जिस्टेंस शो करने लगेंगे। सिमिलर इज केस विद सेकेंडरी अमीन्स एंड सिमिलर इज विद टर्शियरी अमीन्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्टेंस शो करते हैं, और जैसे जैसे हम हायर मॉलिक्यूल्स की तरफ मूवमेंट करते हैं वो हमारे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्टेंस शो करने लग जाते हैं। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। वहीं अगर हम मॉलिक्यूल के ऑर्डर की बात करें कि वो किस तरीके की स्मेल प्रोड्यूस करता है, तो जब हम अमीन्स की बात करते हैं तो अमीन्स में ना बहुत फाउल स्मेल होती है। आप उसको बेयर नहीं कर सकते ज़्यादा देर के लिए। तो हमें ये पता लगता है कि अमीन्स ना फ्रूटफुल नहीं होते, वो बहुत ही फिशी सी स्मेल शो करते हैं, बहुत ही फाउल स्मेल होती है उनकी। तो आप ये प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर सकते हो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। प्लस जब हम मॉलिक्यूल्स के कलर की बात करते हैं तो जो अमीन्स की कलर की बात होती है ना, तो थोड़े से वेरिएबिलिटी आती है यहाँ पर। वेरिएबिलिटी का क्या मतलब है कि जब हम अमीन्स की बात करते हैं, स्पेशली हमारे एरोमेटिक अमीन्स। एरोमेटिक अमीन्स कौन से अमीन्स होते हैं? ऐसे अमीन्स जिनके अंदर कोई एरोमेटिक स्ट्रक्चर की प्रेजेंस हो। जैसे फॉर एग्जांपल एनालीन। एनालीन हमें हमारे क्या होता है, एक बेंजीन मॉलिक्यूल होता है जिसके ऊपर हमारा NH2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो ये क्या हमारे पास एनालीन, जो कि एक प्राइमरी अमीन है, विच इज प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। जो हमारा कलर वाला केस है, ये प्राइमरली हम एरोमेटिक अमीन्स के साथ डिस्कस करते हैं। एरोमेटिक अमीन्स के अंदर ना एक कलर एग्जिबिशन की प्रॉपर्टी होती है। बट यहाँ पर हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि जब हम यूजुअली हमारे एरोमेटिक अमीन्स की बात करते हैं तो वो हमारे कलरलेस होते हैं। लेकिन जैसे ही इन्हें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मिलती है, यानी कि जैसे ही ये एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्शन शो करते हैं, इन्हें कहीं से भी ऑक्सीजन मिल जाती है, ये ऑक्सीडेशन हो जाती है इनके अंदर, तो ये मॉलिक्यूल्स हमारे कलरलेस से कलर्ड कंपाउंड्स की प्रेजेंस शो करने लग जाते हैं। पहले क्या थे, ये कलरलेस थे, लेकिन जैसे इन्हें कहीं से ऑक्सीजन की प्रेजेंस मिलती है, ये कहीं से ऑक्सीडेशन हो जाता है इन मॉलिक्यूल्स का, तो वो मॉलिक्यूल्स हमारे कलर्ड कंपाउंड्स की फॉर्म में अपनी एक्जिस्टेंस शो करने लग जाते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि हमारा जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर आपको एरोमेटिक अमीन्स में थोड़ी वेरिएबिलिटी मिलेगी कलर के अंदर। पहले वो कलरलेस होते हैं, लेकिन जैसे उनकी ऑक्सीडेशन होती है वो कलर्ड कंपाउंड्स के अंदर अपनी एक्जिस्टेंस शो करते हैं।
तो ये तो हमारी कुछ बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज बची हैं वो है सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन इन दोनों फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले आपको अमीन मॉलिक्यूल की इंटरैक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इनके इंटरैक्शंस को डिस्कस नहीं करोगे, किस तरीके से अपने मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्शन शो करते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्शन शो करते हैं, उनके अंदर आप उसकी सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है कि आपका मॉलिक्यूल्स किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर किस टाइप का सॉल्युबिलिटी शो कर रहा है, कितना वो डिसॉल्व हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप शुगर की सॉल्युबिलिटी टेस्ट करते हो तो आप ये ऑब्जर्व करते हो ना कि कितनी अमाउंट शुगर आपके वाटर में डिसॉल्व हो रही है, और वो जो डिसोल्यूशन होती है वो किस वजह से होता है, क्योंकि वाटर और शुगर के बीच में कोई ना कोई इंटरैक्शंस होती है। तो सिमिलरली जब हमारा जो अमीन मॉलिक्यूल है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करेगा, उसके साथ अपने बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करेगा, जिस वजह से वो उसके साथ मिक्स होने की कोशिश करेगा, वाटर में जो स्पेसेस अवेलेबल हैं उसमें वो अपनी पोजीशनिंग सेट करेगा और वहां से वो अपने मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्शन शो करके अपनी सॉल्युबिलिटी को ऑब्जर्वेशन में शो करेगा कि हमारा मॉलिक्यूल कितना ज्यादा सॉल्युबल है। सिमिलरली जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि हमारा जो मॉलिक्यूल हमने कंसिडर करा है वो इतने टेम्परेचर तक हम हीट करें कि वो वेपराइज होने लग जाए। और वेपराइज कब होता है, जब हमारा मॉलिक्यूल एग्जिस्टेंस शो करता है। तो मॉलिक्यूल्स ऐसे तो नहीं है कि ना अलग अलग पड़े होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स आपस में कुछ इंटरैक्शन शो कर रहे होते हैं। तो ये जो हमारी इंटरैक्शन होती है अगर हम इन्हें ब्रेक करेंगे तभी तो वो वेपराइज होंगे। तो इन्हें ब्रेक करने के लिए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाके ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि उस टेम्परेचर के बाद ये जो मॉलिक्यूल्स है ये वेपराइज होने लग जाते हैं। तो इसका मतलब है कि सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के लिए हमें इसके इंटरैक्शंस को डिस्कस करना पड़ेगा। जब हम मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरैक्शंस की बात करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स हैं इनके पास हाइड्रोजन एटम की प्रेजेंस है, जिस वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं। क्योंकि जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स की बात करते हैं, प्राइमरी अमीन्स होते हैं हमारे RNH2, वहीं सेकेंडरी अमीन्स होते हैं हमारे RNH R-, ये मॉलिक्यूल्स हमारे सेकेंडरी अमीन्स होते हैं। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन एटम की प्रेजेंस है। बट वहीं अगर हम टर्शियरी अमीन्स की बात करें तो उस केस में क्या होगा, आपका ये हाइड्रोजन भी किसी अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। तो उस टाइम पर तो आपके पास कोई हाइड्रोजन एटम की प्रेजेंस ही नहीं है। और अगर हाइड्रोजन एटम है ही नहीं तो वो किस टाइप की इंटरैक्शन शो करेगा, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो शो ही नहीं करेगा। और उस रीजन की वजह से आपको टर्शियरी अमीन्स में एज सच कोई इंटरैक्शन ऑब्जर्व नहीं होती है। तो हम मेनली हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स के साथ ही हमारे सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जो हमारे टर्शियरी अमीन्स है उसकी सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट काफी लो लेवल पर लाई करती है। आप ये बोलोगे कि प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी अमीन्स की बारी आती है। तो इसका मतलब है जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशंस होंगी। इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशंस का क्या मतलब है कि वो एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अपनी इंटरैक्शन शो कर रहा है। अब हो सकता है वो दूसरे सिमिलर मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्शन शो कर रहा हो या किसी और मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्शन शो कर रहा हो। सिमिलर मॉलिक्यूल का मतलब है कि हो सकता है कि आपका जो ये प्राइमरी अमीन है वो दूसरे प्राइमरी अमीन के साथ इंटरैक्शन शो कर रहा हो, या फिर आपका ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो आपका प्राइमरी अमीन है ये किसी वाटर मॉलिक्यूल या किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ इंटरैक्शन शो कर रहा हो। तो जो आपके पास टाइप ऑफ इंटरैक्शन है कि किस टाइप की एसोसिएशन आपको ऑब्जर्व हो रही है, उसी बेसिस पर यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। जब हम एक मॉलिक्यूल की दूसरे किसी सॉल्वेंट के साथ इंटरैक्शन डिस्कस करते हैं, जैसे वाटर या कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उस टाइम पर हम इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशंस को यूज करके सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। लेकिन जब हम इन मॉलिक्यूल्स की इंटरैक्शन सिमिलर मॉलिक्यूल्स के साथ, यानी एक प्राइमरी अमीन की दूसरे इसी प्राइमरी अमीन के साथ इंटरैक्शन डिस्कस कर रहे हैं, एक सेकेंडरी अमीन की दूसरे इसी सेकेंडरी अमीन के साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसी इंटरैक्शन से हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर्टी के रिजल्ट्स आते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशंस को यूज करके हम सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम सॉल्युबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। तो जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट विच इज वाटर उसे कंसिडर करते हैं। तो जब हम वाटर के इंटरैक्शन को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि जो हमारा अमीन मॉलिक्यूल है, स्पेशली जो हमारा प्राइमरी अमीन से, काफी अच्छी इंटरैक्शन शो करता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। बट ये जो इंटरैक्शन है ये आपको हर लेवल पर ऑब्जर्व नहीं होगी। हर लेवल पर ऑब्जर्व ना होने का क्या मतलब है कि जैसे जैसे आप अपने हायर अमीन्स की तरफ मूवमेंट करोगे, यानी कि ऐसे अमीन्स जिनके अंदर आपका जो अल्काइल ग्रुप है ये इंक्रीज होने लग जाए, यानी कि आपका जो कार्बन एटम्स का नंबर है वो इंक्रीज हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, आपके पास जो इंटरैक्शन है वो डिक्रीज होने लगेगी। इससे क्या होगा, आपके पास जो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो डिक्रीज होने लगेगी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके जो ये अमीन ग्रुप्स हैं ये फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका ये अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होगा तो ये क्या कॉज करेगा, ये स्टीयरिक हिंड्रेंस कॉज करेगा। ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्शन होने ही नहीं देगा, जिस वजह से ओवरऑल आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज होगी और उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वाटर के साथ वो डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि जो हमारे लोअर अमीन्स हैं, लोअर अमीन्स
दे आर सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन जैसे जैसे हम यहां से हायर अमीन्स की तरफ मूवमेंट करते हैं, हायर अमीन्स की वजह से हमारी जो सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर वो डिक्रीज करने लग जाती है। क्यों डिक्रीज करती है? फर्स्ट रीजन कि यहाँ से हमें स्टेरिक हिंड्रेंस ऑब्जर्व होने लग जाती है। दूसरी चीज आप ये भी बोल सकते हो कि जब हम यहाँ पर हमारे अमीन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर हम इस स्ट्रक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक हमारे पास ये हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है और दूसरा हमारे पास हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। और हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक वर्ड्स का हमें पहले ही मतलब पता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग और हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर रिपेलिंग। तो अगर आपके मॉलिक्यूल में हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपका अमीन मॉलिक्यूल तो इतना ही रहेगा, तो उस मॉलिक्यूल की वाटर के साथ इंटरेक्शन डिक्रीज होने लग जाएगी। लेकिन वहीं अगर आप इस मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ डिस्कस करने लगोगे तो वहां पर इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, हायर अमीन्स की सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ इंक्रीज होने लगेगी। क्यों इंक्रीज होने लगेगी? क्योंकि जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है ये भी आपके सिमिलर नेचर के होते हैं जैसे आपके अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि अल्काइल ग्रुप्स भी हाइड्रोफोबिक पार्ट शो करते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी हाइड्रोफोबिक पार्ट की प्रेजेंस होती है। तो यहाँ पर आपको नॉन पोलर एग्जिस्टेंस मिलती है, जिस वजह से आपको यहाँ पर इसकी सॉल्युबिलिटी मिलने लग जाती है। क्योंकि हमें पता है कि जो पोलर है वो पोलर में ज्यादा अच्छे से डिजॉल्व होता है और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में ज्यादा अच्छे से डिजॉल्व होता है। और हमें पता है हमारे मॉलिक्यूल में जो अमीन पार्ट है ये पोलर नेचर है और जो हमारा अल्काइल पार्ट है ये नॉन पोलर नेचर है। तो अगर मॉलिक्यूल के अंदर नॉन पोलर पार्ट इंक्रीज होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ ही आपको ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर आप कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कंसीडर कर सकते हो, जैसे आप एल्कोहल कंसीडर कर सकते हो, हेक्सेन कंसीडर कर सकते हो, ईथर कंसीडर कर सकते हो, बेंजीन कंसीडर कर सकते हो। जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स पॉसिबल है उन सब में आपको यहाँ पर अमीन्स की सॉल्युबिलिटी ऑब्जर्व होगी, स्पेशली फॉर द केस ऑफ हायर अमीन्स। तो ये तो हमारी अमीन्स की सॉल्युबिलिटी की बात होगी। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जब हम मॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी वाटर में या किसी और मॉलिक्यूल में डिसॉल्व करते हुए ऑब्जर्व करें तो वो तो समझ में आ जाता है, बट वहीं अगर हम इस मॉलिक्यूल को किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंपेयर करने लगे, स्पेशली हमारे एल्कोहल मॉलिक्यूल्स के साथ, क्योंकि एल्कोहल्स के अंदर क्या होता है आपके पास OH ग्रुप की प्रेजेंस होती है और अमीन्स में आपके पास क्या होता है NH2 ग्रुप की प्रेजेंस होती है। तो यहाँ जब हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स को कंपेयर करते हैं तो ये आपके कौन से एटम्स है? ये आपके बिल्कुल सिमिलर एटॉमिक नंबर वाले, यानी बिल्कुल साथ में एटॉमिक नंबर है आपके पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, तो बहुत ही क्लोज आपके लाई करते हैं आपके पीरियोडिक टेबल में। तो इसकी वजह से यहाँ पर इसको हम कंपेयर करते हैं कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, स्पेशली जो नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स जिसमें हम अमीन्स और एल्कोहल्स को कंसिडर करते हैं, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी सॉल्युबिलिटी को कंपेयर करके बताओ। तो हमें पता है जब हम इसकी सॉल्युबिलिटी ऑब्जर्व करेंगे तो कहीं ना कहीं इसकी इंटरेक्शन हम वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऑब्जर्व करेंगे। और वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन कौन बेटर करेगा? जिनमें हमें ज्यादा बेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम्स हैं ये इस हाइड्रोजन के साथ आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। लेकिन ये हाइड्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, जिस पार्ट के अंदर वो ज्यादा बेटर इंटरेक्शन शो करेगा, तो उसके लिए हमें इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो जब हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि इसकी वैल्यू तो होती है 3.0 और ऑक्सीजन की वैल्यू होती है 3.5। ये आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है। तो यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन की लेट से फिक्स्ड है x। तो यहाँ जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है और यहाँ आपके पास एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। और हमें पता है कि अगर इसकी वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, जिस वजह से यहाँ पर आपके पास बेटर इंटरैक्शंस आएंगी और बेटर इंटरैक्शंस होने की वजह से वो ज़्यादा अच्छी सॉल्युबिलिटी शो करेगा। तो हमें यहाँ से क्या पता लगता है कि जो हमारे एल्कोहल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्रिएट होता है, जिस वजह से हमें बेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व होती है एल्कोहल मॉलिक्यूल्स के केस में एज कम्पेयर टू अमीन मॉलिक्यूल्स। और उसी रीजन की वजह से एल्कोहल्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर एज कम्पेयर टू अमीन मॉलिक्यूल्स। तो आई होप आपको यहाँ पर सॉल्युबिलिटी में कोई डाउट नहीं होगा कि हम सॉल्युबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स किस तरीके से डिस्कस करते हैं। सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं और दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल। जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम बॉइलिंग पॉइंट के अंदर मॉलिक्यूल्स में जब इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशंस की बात करेंगे तो हम सिमिलर मॉलिक्यूल्स के इंटरैक्शन की बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स की इंटरैक्शन शो करी है, जिसमें प्राइमरी अमीन दूसरे प्राइमरी अमीन के साथ इंटरैक्शन शो कर रहा है और एक सेकेंडरी अमीन दूसरे सेकेंडरी अमीन्स के साथ इंटरैक्शन शो कर रहा है। और वहीं हमें पता है जो टर्शरी अमीन्स की बात आती है तो टर्शरी अमीन्स के केस में तो हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं है, तो उनमें किसी भी टाइप की इंटरैक्शन आपको ऑब्जर्व नहीं होती है।
तो यहाँ हम इजीली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व होती है। और प्राइमरी अमीन्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको ज़्यादा ऑब्जर्व हो रही है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी अमीन्स, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑब्जर्व हो रहा है कि ये इस पोजीशन तक लिमिटेड है, लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फर्दर ऑब्जर्व हो रही है। तो इसका क्या मतलब है कि प्राइमरी अमीन्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी अमीन्स। आप इसे ऐसे भी कंक्लूड कर सकते हो कि प्राइमरी अमीन्स के पास 2 हाइड्रोजन्स की अवेलेबिलिटी है, तो वो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। बट वहीं अगर हम सेकेंडरी अमीन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास सिंगल हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी होती है, जिस वजह से इसकी इंटरैक्शन, इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो प्राइमरी के कंपैरिजन में कम होती है। और इसी रीजन की वजह से हमें एक स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व होती है प्राइमरी अमीन्स के केस में एज कम्पेयर टू सेकेंडरी अमीन्स। अब जब इन मॉलिक्यूल्स को हम फर्दर कंपेयर करते हैं बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर्टी के लिए, तो हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमें इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरैक्शंस को ब्रेक करना होगा, क्योंकि हम जब बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे सिंगल मॉलिक्यूल कब हमारे किस टेम्परेचर पर वेपराइज होने लगेंगे वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है। कि हमारा जब बॉइलिंग पॉइंट, हम इस मॉलिक्यूल को हीट कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पर हीटिंग की वजह से इन बॉन्ड्स के अंदर आपको ब्रेकेज ऑब्जर्व होगी, क्लीवेज ऑब्जर्व होगी इन बॉन्ड्स की, जिस वजह से जब ये मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ब्रेक होंगे तो हमारे सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल्स डेवलप होंगे जो कि हमारे वेपराइज होंगे। और उस वेपराइजेशन की वजह से जिस टेम्परेचर पर वो वेपराइज होंगे उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से जो प्राइमरी अमीन्स हैं उन्हें ज़्यादा हीटिंग की ज़रूरत होगी, ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, और उसी वजह से प्राइमरी अमीन्स में ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी अमीन्स, और सेकेंडरी अमीन्स में ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू टर्शियरी अमीन्स। तो जब हम बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करते हैं तो हमें क्या पता लगता है, प्राइमरी अमीन्स सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं, फिर सेकेंडरी अमीन्स और टर्शियरी अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। तो ये तो बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन हो गया हमारे सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी कि हमने यहाँ पर तीनों के तीनों अमीन मॉलिक्यूल्स कंसीडर करें। लेकिन अगर हम कुछ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंसीडर करें, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके पास एक अमीन मॉलिक्यूल है, एक आपके पास नॉर्मल हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल है और एक आपके पास एल्कोहल मॉलिक्यूल है। तीनों मॉलिक्यूल्स के बीच में आपको कंपेयर करना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो उसके लिए आपको कंपैरिजन के लिए एक एनसीईआरटी में टेबल गिवन है, जो टेबल आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होगी। यहाँ पर आपके पास कुछ 4-5 मॉलिक्यूल्स हैं जिन मॉलिक्यूल्स के सिमिलर मोलर मास की प्रेजेंस है, यानी कि यहाँ पर आपको जो मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के, सिमिलर मास के हैं। तो यहाँ इसको कंपेयर करने के लिए पूछा जाएगा कि आप कंपेयर करके बताओ कि सिमिलर मोलर वेट की वजह से भी यहाँ पर डिफरेंस ऑब्जर्व होता है हमें मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉइलिंग पॉइंट में। उसका रीजन देना है और उसे एक्सप्लेन करना है कि किस ऑर्डर में ये एग्जिस्टेंस शो करते हैं। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करोगे, सबसे जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है वो आपका एक प्राइमरी अमीन है, सेकेंड मॉलिक्यूल एक सेकेंडरी अमीन है, और टर्शियरी मॉलिक्यूल, थर्ड मॉलिक्यूल आपके पास एक टर्शियरी अमीन है। तो इन तीनों को तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हो कि जो आपका प्राइमरी अमीन है वो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी अमीन्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जब हम इन अमीन मॉलिक्यूल्स को एल्कोहल और अल्केन मॉलिक्यूल्स के साथ कंपेयर करते हैं, जिसमें आपका जो फोर्थ मॉलिक्यूल है वो एक अल्केन मॉलिक्यूल है और जो फिफ्थ मॉलिक्यूल है वो एक एल्कोहल मॉलिक्यूल है, तो आप उन्हें कैसे कंपेयर करोगे? तो हम यहाँ पर इंटरैक्शंस को डिस्कस करेंगे, बिल्कुल करेक्ट। तो जब हम एल्केन्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरैक्शंस एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर आपको एज सच कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं मिलता, कार्बन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता है। तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि अल्केन्स का तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो ये तो सबसे पीछे चला जाएगा। वैसे भी आपको टेबल में दिख रहा है कि इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू है वो सबसे कम है। वहीं जब हम एल्कोहल्स की बात करते हैं तो अभी हमने सॉलिबिलिटी में ऑब्जर्व करा था कि एल्कोहल्स के अंदर ज़्यादा बेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बिकॉज वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है। क्योंकि जब हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करते हैं तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिस वजह से वो ज़्यादा बेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरैक्शन शो करता है और उसे ब्रेक करने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है, वो क्योंकि उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि अमीन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉइलिंग पॉइंट हमें किस में मिलेगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरैक्शंस किस में मिलेंगी, हमारे एल्कोहल मॉलिक्यूल्स में। सो उसी रीजन की वजह से हमारा जो एल्कोहल है वो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा। जैसे आपको टेबल में भी दिख रहा है कि एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई है एज कम्पेयर टू अमीन मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से हम ओवरऑल क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारे एल्कोहल्स हैं वो बॉइलिंग पॉइंट और सॉलिबिलिटी दोनों ही बेटर शो करते हैं एज कम्पेयर टू अमीन मॉलिक्यूल्स। सो आई होप आपको यहाँ पर सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर्टी डिस्कस करने से ये पता लगा होगा कि इंटरैक्शंस का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के लिए। एंड विद दिस आवर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कंप्लीटेड। आई होप आपको सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स, जिसमें हम उनकी केमिकल इंटरैक्शंस यानी केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी रिएक्शंस है जिनमें हमारे अमीन मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं।
जब हम अमीन्स के केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम मॉलिक्यूल की केमिकल रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्वमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका मतलब है हम उसकी रिएक्टिविटी के बारे में डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखना चाहते हैं। उसके लिए हमें थोड़े मॉलिक्यूल की नॉलेज होनी चाहिए। वैसे तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर ली है, बट फिर भी एक ब्रीफ आइडिया लेकर उसको स्टार्ट करते हैं। जब हम अमोनिया मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करते हैं, उसी से हमारे अमीन्स डिराइव हुए हैं, जिसमें हमारे पास अमीन्स कौन से होते हैं? अमीन्स होते हैं हमारे अमोनिया मॉलिक्यूल में, जो कि NH3 मॉलिक्यूल है, उसका अगर हाइड्रोजन आप रिप्लेस करोगे तो आपके पास यहाँ पर अमीन्स की कन्वर्जन होगी, जो आपके पास हो सकते हैं RNH2, R-NH या फिर R3N। इस तरीके से आपके पास डिफरेंट डिफरेंट अमीन्स की फॉर्मेशन हो सकती है। रिस्पेक्टिव आपके पास यहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स बनेंगे। अब इन अमीन्स में आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि इन अमीन्स के पास नाइट्रोजन है, जिसके साथ हाइड्रोजन की अटैचमेंट है, और एक तरफ अल्काइल ग्रुप की अटैचमेंट है, और साथ में लोन पेयर की भी प्रेजेंस है। तो जब ऐसा मॉलिक्यूल हमारे सामने है तो इस मॉलिक्यूल से हमें क्या पता लग रहा है कि हमारे मॉलिक्यूल में यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के पास एक प्रॉपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, जिस वजह से इसमें काफी पोलर नेचर है। तो ये बॉन्ड काफी ज्यादा रिएक्टिव नेचर का हो गया। प्लस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस है, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करवाने में हेल्प करेंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ से हमें काफी अच्छी रिएक्टिविटी के रिस्पॉन्सेज मिलने के चांसेस है, और उसी रीजन की वजह से हम बोलते हैं कि हमारे जो अमीन मॉलिक्यूल्स है काफी रिएक्टिव नेचर के होते हैं। अब जब हम इसकी रिएक्टिविटी को डिस्कस करें तो हम दो एस्पेक्ट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक इसके लोन पेयर की प्रेजेंस, दूसरे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड की प्रेजेंस। यानी हमें जितनी भी रिएक्शंस मिलेंगी वो कहीं ना कहीं इन दोनों चीजों से ही आपस में लिंक्ड होंगी। और जब हम इन मॉलिक्यूल्स को देख रहे हैं जो हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स है, तो इनमें आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि प्राइमरी अमीन्स में, सेकेंडरी अमीन्स में और टर्शरी अमीन्स में तीनों में ही लोन पेयर की तो प्रेजेंस है, तो वो तो कॉमन आ गया। बट जो अनकॉमन चीज है वो है हाइड्रोजन की प्रेजेंस। यहाँ दो हाइड्रोजन है, यहाँ एक है और यहाँ एक भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन की प्रेजेंस जो है वो डिक्रीज करती जा रही है जैसे जैसे हम प्राइमरी से टर्शरी मॉलिक्यूल की तरफ मूव कर रहे हैं। उस रीजन की वजह से आप ये बोल सकते हो कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स की रिएक्टिविटी है उसमें जो आपका प्राइमरी अमीन है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर सेकेंडरी अमीन्स और लीस्ट रिएक्टिविटी आपकी टर्शरी अमीन्स शो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास टर्शरी अमीन्स के केस में सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर की ही प्रेजेंस होती है जो आपके रिएक्शन में उसको पार्टिसिपेट करवाते हैं, हाइड्रोजन वहां पर प्रेजेंट नहीं होता है। ये तो हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए कि क्यों हमारे जो अमीन मॉलिक्यूल्स है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये किस वजह से यहाँ पर पार्टिसिपेशन शो करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स है जो इसके पार्टिसिपेशन में हेल्प करते हैं, और इसकी रिएक्टिविटी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं या कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस में हम अमीन्स को डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, अमीन्स के डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर्स को समझेंगे। सबसे पहले हम इसके बेसिक बिहेवियर को समझेंगे। जब हम अमीन्स की क्लासिफिकेशन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि इसे हम एसिड्स की कैटेगरी में रखें या बेस की कैटेगरी में रखें, तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट्स आते हैं उसमें हम ये कंक्लूड करते हैं कि हमारे जो अमीन्स हैं वो बेसिक नेचर के हैं। अब उनके बेसिक नेचर के होने के चांसेस या फिर होने की आपको कैसे ऑब्जर्वेशंस क्या क्या मिली उसको हमें देखना है सबसे पहले। सबसे पहले हम हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, जिसमें हमने एसिड बेस बिहेवियर को समझने की कोशिश करी थी। हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास एक ल्यूइस कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ल्यूइस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक ल्यूइस एसिड होता है और दूसरा ल्यूइस बेस होता है। जो एसिड होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, और जो बेस होता है वो आपका न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा होता है, वो उसके पास इलेक्ट्रॉन रिच साइट्स होती है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ तो आपके पास लोन पेयर की प्रेजेंस या नेगेटिवली चार्ज कोई स्पीशीज हो सकती है, यहाँ आपके पास कोई न्यूट्रल या पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज हो सकती है। जब हम अमोनिया या अमीन मॉलिक्यूल्स को देखते हैं तो इन सारे अमीन मॉलिक्यूल्स में एक लोन पेयर की प्रेजेंस है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स है ये बेसिक कैटेगरी में फॉल करते हैं, क्योंकि लोन पेयर की प्रेजेंस यानी एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि वो डोनेट कर सकते हैं, वो हमारी जो कैटेगरी है वो ल्यूइस बेसिस की कैटेगरी आती है, क्योंकि ल्यूइस बेस के अकॉर्डिंग आप उन्हें बेसिस में कैटेगराइज करते हो। उस ल्यूइस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप बेसिस को बोलते हो जो बेस, जो मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके, वो आपके ल्यूइस बेसिक नेचर के होते हैं। या फिर अगर आप अरेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखोगे तो अरेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप एसिड उसे बोलते हो जो कि आपका H पॉजिटिव लूज कर दे, और बेस आप उसे बोलोगे जो आपका H पॉजिटिव गेन कर ले। जब हम अमीन्स की रिएक्शन देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि कहीं से भी अगर उसे H पॉजिटिव मिलेगा तो वो फटाफट से अमोनियम आयन की फॉर्मेशन करेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पर कि वो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, तो वो हमारे बेसिक बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमें ये तो पता लग गया कि हमारे अमीन्स बेसिक नेचर के होते हैं, बट वो हमने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने उसको डिस्कस करा है। अब अगर हम उसे रिएक्शंस में देखना चाहते हैं तो उसकी हमें रिएक्शंस को भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा,
और ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई मॉलिक्यूल बेसिक बिहेवियर शो कर रहा है तो वो एसिड्स के साथ रिएक्शन शो करता है, जिसमें हमें पता है एसिड और बेस के रिएक्शन से हमारे पास एक सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमें सेम रिएक्शन मिलती है। हमारे पास एक बेस है विच इज अमीन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर आप एलिफैटिक अमीन भी कंसिडर कर सकते हो, एरोमेटिक अमीन भी कंसिडर कर सकते हो। मैंने दोनों के ही एक एक एग्जाम्पल कंसिडर करे हैं और उसकी रिएक्शन एक पर्टिकुलर मिनरल एसिड के साथ करवाई है। यहाँ आप कोई भी हेलो एसिड ले सकते हो, यहाँ मैंने पर्टिकुलरली हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज करा है। जब आप इनकी रिएक्शंस करवाते हो तो आपके पास यहाँ इस तरीके से एक सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, जो कि आपके एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट वाली कैटेगरी की रिएक्शन को फुलफिल करता है, उस कंडीशन को। तो यहाँ से हमें एक और कंफर्मेशन मिल जाती है कि हमारे जो अमीन मॉलिक्यूल्स है ये बेसिक नेचर के होते हैं। प्लस जब हम अमीन्स को फर्दर किसी बेस के साथ, एक्व सोल्यूशन और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हमारे पास वो जो अमोनियम सॉल्ट्स बने थे जिन्हें आप फर्दर NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हो, तो आपके पास रिवर्स होकर आपके पास आपके अमीन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। यानी कि आप रीजनरेशन ऑफ पेरेंट अमीन भी कर सकते हो जब आप अपने अमोनियम सॉल्ट को फर्दर एक बेस के साथ रिएक्ट करवाओगे, जिसमें आप कोई स्ट्रॉन्ग बेस कंसिडर करते हो, इधर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी रिएक्शन से आपके पास वापस से आपको आपका पेरेंट अमीन मॉलिक्यूल मिल जाता है। सो इस तरीके से हमने बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स को आइडेंटिफाई करा है। अब जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में जहां पर हमने एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिक बिहेवियर को समझा था, जिसमें हमने उसके एसिडिक बिहेवियर को फिजिकल और ऑर्गेनिक दोनों ही कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करी थी। फिजिकल कॉन्सेप्ट में हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू के अकॉर्डिंग उसे ऑब्जर्व करते थे कि हमारे पास किसी पर्टिकुलर एसिड की एक pKa वैल्यू होगी, दूसरे एसिड की एक pKa वैल्यू होगी, और उन्हें कंपेयर करके आप उनके एसिड स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर सकते हो। ऐसे जब हम उसके ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसे कैटेगराइज करते हैं तो हम वहां पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स की प्रेजेंस को ऑब्जर्व करते हैं। तो सिमिलरली आप यहाँ पर अमीन मॉलिक्यूल्स के बेसिक नेचर को भी एक फिजिकल और दूसरे ऑर्गेनिक बिहेवियर के अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर सकते हो कि आपके पास कौन सा ज्यादा बेसिक नेचर का होगा और कौन सा अमीन थोड़ा कम बेसिक नेचर का होगा। क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना कि आपके जितने भी अमीन्स है वो बेसिक नेचर शो तो कर रहे हैं, बट वो सेम बेसिसिटी शो करे। हो सकता है आपके कुछ अमीन्स बहुत ज्यादा अच्छे बेसिस की तरह बिहेव करे और कुछ अमीन्स थोड़े माइल्ड बेसिस की तरह बिहेव करे। सो उसके लिए भी हम यहाँ पर इसे फिजिकल और ऑर्गेनिक दोनों ही कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम इसे फिजिकल कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमने एसिड्स के लिए pKa की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करी थी। यहाँ हम pKb के लिए एक इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमें इसकी रिएक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे अमीन की रिएक्शन ऑब्जर्व करते हैं एक्वस सोल्यूशन में। हमें पता है जैसे ही एक्वस सोल्यूशन मिलता है, एक्वस सोल्यूशन मींस वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस की प्रेजेंस होती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन शो करेंगे और आपके पास एक पर्टिकुलरली अमोनियम सॉल्ट और हाइड्रोक्साइड आयन की रिलीज होगी। यानी आपके पास यहाँ पर ये दोनों सॉल्ट्स बन रहे हैं और ये जो आपके पास दोनों सॉल्ट्स आ रहे हैं, ये आपके पास जो रिएक्शन है ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमें पता है कि जब भी हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस में किसी रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं तो उस रिएक्शन के रेट को फाइंड आउट करने के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज करते हैं, जिसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट। तो इस तरीके से आप इजीली अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं और ये आपके पास रिएक्टेंट है, तो इनके आपके प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की रेशो को यूज करके आप यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो, जिससे जब आपको फर्दर अगर Kb की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। हमें पता है, हमने हमारे क्लास 11 केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस करा था कि जब भी हमें Ka या Kb की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वाटर की कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास पर्टिकुलरली जो भी हम एसिड बेस यूज कर रहे हैं उसके रिस्पेक्टिव कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आती है। तो यहाँ पर जब आप इस वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे तो आपके पास बनेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, और यहाँ बाकी जो इक्वेशन एज सच है। और ये जो आपके पास वैल्यू है ये आपकी Kb की वैल्यू की इक्वल आती है। तो यहाँ से आप Kb की वैल्यू क्या कैलकुलेट कर सकते हो, Kb इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमीन मॉलिक्यूल। सो इस तरीके से आप Kb की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। बट जब भी हम Kb की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो Kb की वैल्यू आपकी 10 रेज़ टू पावर -12, 10 रेज़ टू पावर -8 इस तरीके से वैल्यूज आती है। सो उसे कैलकुलेट करना या उसको कंपेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन सा क्रिएट कर देता है वो कि 10 रेज़ टू पावर -12 है, दूसरा 10 रेज़ टू पावर -13 है, उसमें पॉजिटिव भी नहीं है तो और रेसिप्रोकेट करना पड़ता है, तो वो थोड़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम यहाँ पर Kb की वैल्यू से फर्दर Pkb की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हमारे पास एक प्रॉपर कोई डेसिमल पॉइंट में 4.23, 4.62 इस तरीके से वैल्यूज आती है,
जिन्हें आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। सो आप पीकेबी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? बहुत ईजी, हमने ऑलरेडी क्लास 11th में सीखा हुआ है। जब हम नेगेटिव लॉग ऑफ केबी फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास पीकेबी की वैल्यू आती है। आपके पास पीकेबी की वैल्यू क्या आएगी? पीकेबी इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ केबी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पीकेबी की वैल्यू को यूज कर सकते हो। अब आपके पास डिफरेंट जो आपके अमीन मॉलिक्यूल्स हैं उनकी पीकेबी की वैल्यूज गिवन होंगी या फिर केबी की वैल्यू गिवन होगी। आप उन्हें इजीली यूज करके अपने मॉलिक्यूल्स के बेसिक बिहेवियर को कंपेयर कर सकते हो। और इसके कंपैरिजन आप कैसे करोगे? लार्जर द वैल्यू ऑफ केबी और स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पीकेबी, स्ट्रॉन्गर द बेस। यानी इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास केबी की वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना ज्यादा आपका बेसिक कैरेक्टर उसका होगा, यानी उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी मॉलिक्यूल की। और जितनी कम पीकेबी की, आप सिर्फ एक ही वैल्यू से ध्यान रखो, यूजुअली हम पीकेबी की वैल्यूज को यूज करते हैं, तो आप पीकेबी की वैल्यू को ध्यान रखो। अगर आपके जो पीकेबी की वैल्यू है ये बढ़ती है तो आपका जो बेसिक कैरेक्टर है किसी मॉलिक्यूल का, जो आप अमीन मॉलिक्यूल यहाँ कंसिडर कर रहे हो, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करने लग जाती है। यानी यहाँ पर आपको ये ऑब्जर्व होगा कि अगर आपके पास पीकेबी की वैल्यू ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, अगर पीकेबी की वैल्यू कम है तो आपका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो आप इसे इनवर्स रिलेशन के साथ यूज कर सकते हो। तो आप ये फिजिकल केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इजीली अपने मॉलिक्यूल्स की बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हो अगर आपके पास डायरेक्टली वैल्यूज गिवन है तो। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल गिवन है जिसमें आपको डिफरेंट अमीन मॉलिक्यूल्स की एक्वस फेज में पीकेबी की वैल्यू गिवन है। वो टेबल आपको आपकी स्क्रीन पर भी विजिबल होगा, जिसमें आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि हमारे पास डिफरेंट अमीन मॉलिक्यूल्स हैं। मिथेन अमीन, एन मिथाइल मिथेन अमीन, एन डाई मिथाइल मिथेन अमीन, इथेन अमीन, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके रिस्पेक्टिव पीकेबी की वैल्यूज आपको सामने की तरफ गिवन है। तो उससे हमें क्या पता लगता है कि इन वैल्यूज को हम आपस में कंपेयर करके इजीली हमारे मॉलिक्यूल की बेसिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर सकते हैं। बट ये तभी पॉसिबल है जब हमें ये वैल्यूज गिवन हो। अगर आपको वैल्यूज गिवन नहीं होगी तो आप किस तरीके से अपने मॉलिक्यूल की बेसिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करोगे? तो उसके लिए हम हमारे ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट को कंसिडर करेंगे। जब भी आप अपने मॉलिक्यूल में ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व करने लग जाते हो उसके एसिड या बेसिक बिहेवियर को समझाने के लिए, तो आप वहां पर ऑब्जर्व करते हो कि किस टाइप के ग्रुप की प्रेजेंस है आपके मॉलिक्यूल में। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप किसी मॉलिक्यूल के एसिडिक बिहेवियर को कंपेयर करते हो तो हमने क्या देखा था कि अगर हमारे मॉलिक्यूल में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो हमारे मॉलिक्यूल के एसिडिक बिहेवियर को इंक्रीज करेगा। तो उसका ऑपोजिट आपको यहाँ बेसिक बिहेवियर में मिलेगा। आपका जो मॉलिक्यूल का बेसिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होगा जब आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से ऐसा क्या हो रहा है कि उसका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। देखो, जब हम बेसिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो इसका मतलब है उसका जो न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई अमीन कंसिडर करते हो विच इज RNH2, इस अमीन मॉलिक्यूल में इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये जो अल्काइल ग्रुप है ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्योंकि हमें पता है अल्काइल ग्रुप्स आर वेरी गुड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम क्या होता है कि वो यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके ओवरऑल नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा, जिससे हमारे मॉलिक्यूल के अंदर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच साइट्स क्रिएट होने लगेंगी। और उस रीजन की वजह से, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होने की वजह से उसका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। और इसी वजह से हम बोलते हैं कि बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से। तो जब कभी भी आपको मॉलिक्यूल्स को अगर आपके पीकेबी की वैल्यू गिवन ना हो और उनकी बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना हो तो वहां पर आप उसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स की प्रेजेंस को ऑब्जर्व करके अपने मॉलिक्यूल की बेसिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको इस अमीन मॉलिक्यूल की अमोनिया के साथ कंपैरिजन करने के लिए बोलते हैं बेसिक स्ट्रेंथ को, जो अमोनिया मॉलिक्यूल होता है NH3, इसके पास भी लोन पेयर है, तो आप क्या बोलोगे कि ये ज्यादा बेसिक है या ये ज्यादा बेसिक है? तो हम इजीली यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारा जो अमीन मॉलिक्यूल है ये ज्यादा बेसिक नेचर का होता है। इसका रीजन क्या है कि हमारे अमीन मॉलिक्यूल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है जो कि अमोनिया के अंदर प्रेजेंट नहीं है, जिस वजह से हमारा जो अमोनिया है उसका इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो उतनी ही मेंटेन रहती है, बट अमीन मॉलिक्यूल के अंदर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में आपको इंक्रीज ऑब्जर्व होता है, जिस रीजन की वजह से हमारे अमीन मॉलिक्यूल ज्यादा बेसिक नेचर के हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से डिफरेंट अमीन मॉलिक्यूल्स को, अब चाहे वो एरोमेटिक अमीन्स हो या एलिफेटिक अमीन्स हो, उन्हें इजीली आपस में कंपेयर कर सकते हो। लेकिन जब हम अमीन्स की बात करते हैं तो अमीन्स को कंपेयर करना इतना भी सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि जब हम अमीन्स के अंदर और ज़्यादा मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करने लगते हैं तो हमें ये पता लगता है कि अमीन्स के जो बेसिक कैरेक्टर के डिसाइड करने वाले पॉइंट्स हैं ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मेनली, वो सिर्फ और सिर्फ आपके इंडक्टिव इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। वहाँ पर और भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो आपके इफेक्ट प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं मॉलिक्यूल की बेसिसिटी को डिसाइड करने के लिए। जैसे आपके स्टेरिक हिंड्रेंस रोल प्ले करेगा,
आपका सॉल्वेशन इफेक्ट रोल प्ले करेगा, आपकी रेजोनेंस रोल प्ले करेगी। तो आपको इन सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करना पड़ेगा अपने मॉलिक्यूल की बेसिक कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए। तो यहाँ तक तो हमने सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट समझा है कि हमारा जो अमीन है वो बेसिक नेचर का होता है। बेसिसिटी क्यों होती है उसको भी हमने समझ लिया, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर की प्रेजेंस है, प्लस वो H पॉजिटिव आयंस को एक्सेप्ट कर सकता है। दूसरी चीज हमने क्या ऑब्जर्व करी कि हम किस तरीके से अमीन्स की बेसिसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसमें हमने फिजिकल कॉन्सेप्ट और ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करी है। फिजिकल कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया कि अगर हमारे पास pKb की वैल्यू होगी तो उसके इनवर्स रिलेशन को यूज करके हम इजीली हमारे मॉलिक्यूल की बेसिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर सकते हैं। बट वहीं अगर हम ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जाए तो उसमें हमने एक फैक्टर को समझा अभी, विच इज इंडक्टिव इफेक्ट, जिसके अंदर अगर आपके मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो आपके मॉलिक्यूल के बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। बट यहाँ हमें ये पता लगता है कि हमारे मॉलिक्यूल में डिफरेंट फैक्टर्स और हैं जो कि उसके बेसिसिटी को डिफाइन करने में हेल्प करते हैं, जैसे रेजोनेंस, सॉल्वेशन इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस। तो उन सारे फैक्टर्स को भी हमें इन्वॉल्व करना होगा। तो अब हम वन बाय वन करके इन सारे फैक्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो इन सारे फैक्टर्स को हम स्ट्रक्चरल बेसिसिटी रिलेशनशिप ऑफ अमीन्स के अंडर डिस्कस करेंगे, एक एक कैटेगरी को डिवाइड करते हुए। तो सबसे पहले हम अल्केन अमीन्स वर्सेस अमोनिया को डिस्कस करते हैं, जिसमें हमें क्या पता लगता है कि जब हम अल्केन अमीन्स यानी अल्काइल अमीन मॉलिक्यूल्स को और अमोनिया को आपस में कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर आप मॉलिक्यूल के अंदर उसके बेसिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए जो आपके पास यहाँ केटाइन की फॉर्मेशन होती है उस केटाइन की स्टेबिलिटी को ऑब्जर्व करते हो। जैसे यहाँ पर आपके पास मैंने दो मॉलिक्यूल्स कंसिडर करे हैं, जिसमें से एक मॉलिक्यूल आपके पास आपका अमीन मॉलिक्यूल है विच इज योर अल्केन अमीन, और दूसरा आपके पास आपका अमोनिया मॉलिक्यूल है। दोनों ही आपके बेसिक नेचर के हैं, विच मीन्स दोनों ही H पॉजिटिव आयंस को एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये जब दोनों H पॉजिटिव आयंस को एक्सेप्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, एक पर्टिकुलर आयन की फॉर्मेशन होती है, और ये जो आयंस है ये पॉजिटिवली चार्ज केटाइन स्पीशीज है। अब ये जो आपके पास केटाइन्स बने हैं ये इनकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि कौन सा आपका ज्यादा बेसिक बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने का मतलब है बेसिक बिहेवियर, और अगर इसने H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लिया तो ये यहाँ पर इस आयन की फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर अब हमें ये ऑब्जर्व करना है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल आयन है, क्योंकि जैसे अगर हम हमारे पुराने एग्जाम्पल को देखें जिसमें हमारे पास क्या एग्जाम्पल था, एक बस है हमारे पास, जिस बस में कुछ सीट्स खाली हैं। अब आप उसमें से एक सीट पर जाके बैठ गए, अब आप तो उस सीट पर जाके बैठोगे ना जो आपके लिए कंफर्टेबल होगी, जो आपके लिए स्टेबल सीट होगी। लेकिन अगर आपके पास मान लो कोई ऐसा इंसान आ जाता है जो आपको उस सीट पर से उठाने की कोशिश करता है तो आप थोड़ा सा रेजिस्टेंस शो करोगे, अगर आपके पास वो वैसी ही सीट दूसरी आपको ऑब्जर्व नहीं होगी तो। लेकिन अगर ऐसी दूसरी सीट जो आपको सेम कंफर्ट या सेम स्टेबिलिटी आपको दे सके, उस सीट पर आप जल्दी चले जाओगे। लेकिन अगर ऐसी नहीं होती तो वहां पर रेजिस्टेंस होती है बहुत ज्यादा और आप इजीली उस सीट को छोड़ के जाने की कोशिश नहीं करते हो। तो सेम चीज हमारे मॉलिक्यूल्स के साथ होती है। जब मॉलिक्यूल्स आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो रिएक्टेंट के साथ जब रिएक्शन शो करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि जिस स्टेट में वो एट प्रेजेंट हैं वो फाइनल प्रोडक्ट बनाने के बाद उससे ज्यादा स्टेबल या एटलीस्ट उसी की स्टेबिलिटी के इक्वल तो जा सके। उससे अगर कम स्टेबिलिटी होती है उस मॉलिक्यूल की, उस प्रोडक्ट स्पीशीज की, तो वो वहां जाने की कोशिश नहीं करते हैं। और उस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें एक्सटर्नली कुछ हार्श कंडीशंस या और रिएजेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो यहाँ अगर हम इन मॉलिक्यूल्स के स्टेबिलिटी को ऑब्जर्व कर लेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि जो आपका कैटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा जल्दी फॉर्म होगा, ज़्यादा इजीली फॉर्म होगा, और जितना ज़्यादा जल्दी फॉर्म होगा उतना अच्छा उसका बेसिक बिहेवियर होगा। तो जब हम यहाँ पर कैटाइन्स की स्टेबिलिटी को देख रहे हैं तो हमें पता है कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल तब स्टेबल होता है जब आप उसका चार्ज डिक्रीज करते हो, और उसके चार्ज को डिक्रीज करने के लिए हम उसके इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट। अब यहाँ पर जब हम अमोनियम आयन और यहाँ पर जो आपके पास ये अमीन आयन बना है, इन दोनों आयन्स को ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ तो आपके पास नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में एक तरफ अल्काइल ग्रुप है और तीनों तरफ हाइड्रोजन है, बट यहाँ नाइट्रोजन के चारों ही तरफ आपके पास हाइड्रोजन एटम की प्रेजेंस है। अब हमें पता है जो अल्काइल ग्रुप है वो तो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह यानी प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर शो करेगा, जिस रीजन से आपके पास यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा, जिस वजह से जो इसका ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है वो डिक्रीज करने लगेगा और आपको मॉलिक्यूल के अंदर एक स्टेबिलिटी मिलने लगेगी, क्योंकि वो आपका चार्ज स्पीशीज से न्यूट्रल स्पीशीज की तरफ मूव कर रहा है। बट वहीं जब आप अमोनियम आयन को ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ तो आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि कोई इंडक्टिव इफेक्ट ही नहीं है, तो इसका चार्ज मेंटेन रहता है। जिस वजह से जब हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि हमारे जो अल्केन अमीन्स है ये ज़्यादा स्टेबल नेचर के हैं और उस वजह से ये ज़्यादा ईजिली फॉर्म होते हैं और ये ज़्यादा बेसिक नेचर शो करते हैं एज कम्पेयर टू अमोनिया मॉलिक्यूल। तो यहाँ हमने इसे इंडक्टिव इफेक्ट को यूज़ करके सॉल्व करा, जैसे अभी हमने यहाँ पर इसको यूज़ करा था। तो यहाँ हमें क्या पता लगता है कि जब भी हम एलिफैटिक अमीन्स को कंसिडर करते हैं जिसमें हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स आते हैं। प्राइमरी अमीन्स के केस में क्या होता है, आपके पास RNH2 की फॉर्मेशन होती है,
तो सेकेंडरी अमीन्स के अंदर आपके पास R2NH होता है और टर्शरी अमीन्स में आपके पास Rn होता है। अब इसके अगर आप आयंस बनाओगे यानी इनके बेसिक बिहेवियर को ऑब्जर्व करोगे तो आपके पास आएगा यहाँ से RNH3 पॉजिटिव, यहाँ से आपके पास बनेगा R2NH2 पॉजिटिव और यहाँ से आपके पास आएगा R3NH पॉजिटिव। और इन तीनों ही आयंस के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करोगे हमें अल्काइल ग्रुप की वजह से प्लस आई इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, जिस वजह से हमें उसके अंदर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है। तो टर्शरी मॉलिक्यूल में आपके पास 3 अल्काइल ग्रुप है, यानी यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट सबसे अच्छा होगा, तो आपकी जो स्टेबिलिटी होगी वो सबसे ज्यादा इसकी होगी, फिर सेकेंडरी की एंड देन प्राइमरी की। तो जब हम बेसिक कैरेक्टर को डिटरमाइन करेंगे तो आपका जो टर्शरी मॉलिक्यूल है सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी मॉलिक्यूल आपकी बेसिसिटी को शो करेगा। बट ये बिहेवियर आपका तभी पॉसिबल है जब आप अपने मॉलिक्यूल्स को गैशियस फेज में कंसिडर करो, यानी यहाँ पर आपने मॉलिक्यूल्स को एक्वस कंडीशंस प्रोवाइड नहीं करी है, यानी अभी तक आपने अपने अमीन मॉलिक्यूल्स को वाटर मीडियम प्रोवाइड नहीं करा है। अगर आपने उन्हें वाटर मीडियम प्रोवाइड कर दिया तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यानी इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ सॉल्वेशन इफेक्ट का भी रोल आ जाएगा और आपको उसे भी साथ में इंक्लूड करने के बाद ही अपने बेसिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करना होगा। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि जब हम हमारे अमीन मॉलिक्यूल्स को गैशियस फेज में कंसिडर करते हैं, उन गैशियस फेज के अकॉर्डिंग आपका जो टर्शरी अमीन होता है वो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का होता है, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी अमीन। लेकिन अगर आपके पास एक्वस मीडियम आ जाएगा तो क्या होगा, उसको ऑब्जर्व करते हैं अब हम। सो जब हम अमीन्स की बेसिसिटी गैशियस फेज में ऑब्जर्व करते हैं, विच इज ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमीन्स इन गैशियस फेज, तो आपके पास टर्शरी अमीन सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं, देन सेकेंडरी अमीन्स एंड देन प्राइमरी अमीन्स। बट अगर हम इनकी बेसिसिटी को एक्वस फेज में ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे प्राइमरी अमीन सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं, देन सेकेंडरी अमीन्स और उसके बाद हमारे टर्शरी अमीन्स, यानी बिल्कुल ही रिवर्स ऑर्डर हो गया। अब इस रिवर्स ऑर्डर होने का रीजन क्या है, वो रीजन हमारे पास आता है सॉल्वेशन इफेक्ट। सो here solvation effect also comes into account, जिसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता लगता है, the greater the size of ion lesser will be the solvation and the less stabilized the ion is, यानी यहाँ पर हमारे पास साइज के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन आ रहा है। तो जब हम यहाँ पर इस स्टेटमेंट को डिस्कस करें तो हमें ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं वाटर के मॉलिक्यूल्स की इन्वॉल्वमेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सॉल्वेशन इफेक्ट क्या होता है। तो जब हम सॉल्वेशन इफेक्ट को स्टडी करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि जब भी हमारा कोई आयन वाटर के अंदर जाता है, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज आयन हो या नेगेटिवली चार्ज आयन हो, जैसे ही उसे एक्वस मीडियम मिलता है वो अपने सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स को इस तरीके से एसोसिएट करने लग जाता है अपने साथ में। तो इस एसोसिएशन को ही हम बोलते हैं हमारे सॉल्वेशन इफेक्ट के। अब जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होते हैं उतना ही बेटर वो आयन अपनी स्टेबिलिटी शो करता है वाटर के अंदर, लेकिन जितने कम वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होने लगते हैं उतनी ही कम स्टेबिलिटी होने लग जाती है उसकी। अब जब हम यहाँ पर हमारे मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करेंगे, अगर उन मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा होगा तो वो क्या करेंगे, वो स्टेबिलिटी कम शो करेंगे कि उतने कम मॉलिक्यूल्स आप वहां पर वाटर के एसोसिएट कर पाओगे। देखो किस तरीके से, जब आप यहाँ पर अपने अमीन मॉलिक्यूल्स को देखते हो, ये आपके पास एक प्राइमरी अमीन है क्योंकि यहाँ देखो RNH3 पॉजिटिव है, ये आपके पास एक सेकेंडरी अमीन है क्योंकि ये R2NH2 पॉजिटिव है, और ये आपके पास R3NH पॉजिटिव है विच इज योर टर्शरी अमीन। इन तीनों अमीन्स को जब आप ऑब्जर्व करते हो तो जब हम इसकी वाटर के अंदर देखते हैं तो वाटर में हमारे पास क्या होगा, जो H पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास मॉलिक्यूल है, इसके जो हाइड्रोजन है हमारे एटम्स, ये वाटर के साथ इस तरीके से इंटरैक्शन शो करेंगे। वैसे ही अगर हम यहाँ सेकेंडरी में देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन इंटरैक्शन शो कर रहे हैं, और टर्शरी के केस में आपके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है जो वाटर के साथ इंटरैक्शन शो करके अपनी एसोसिएशन शो कर रहा है। यानी इस तरीके से हमें कुछ अमीन्स की सॉल्वेशन इफेक्ट के बारे में ऑब्जर्वेशन मिलती है, जिसमें हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर एंड ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयंस बाय सॉल्वेशन, कि हमारे पास यहाँ पर जो हमारे मॉलिक्यूल्स की सॉल्वेशन इफेक्ट, सॉल्वेशन एसोसिएशन मिल रही है, वो डिक्रीज होती जा रही है जैसे जैसे हम प्राइमरी से टर्शरी मॉलिक्यूल की तरफ मूव कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इस मॉलिक्यूल में तो 3 तरफ से हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व हो रही है, यहाँ सिर्फ 2 साइड से और यहाँ एक ही साइड से हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व हो रही है, जिसका रीजन हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि हमारे जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उनका नंबर जो है वो डिक्रीज करता जा रहा है। तो इस वजह से हमें क्या पता लगता है कि हमारा जो आयन है जितना बड़ा उसका साइज होता जा रहा है। ये हमारा आयन था, अगर इसके पास 3 बड़े बड़े ग्रुप्स होंगे यानी वो टर्शरी नेचर का होगा तो उसका साइज काफी बड़ा होगा। सिर्फ एक ही हाइड्रोजन की स्पेस है तो वो एक ही वाटर मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएशन शो करेगा। बट जितना छोटा आपके पास आयन होगा, जैसे आपके पास इस आयन के अंदर सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो वो और ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अपनी एसोसिएशन शो कर सकता है और उतनी ही ज्यादा वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को अचीव कर सकता है। तो अभी हमने जब इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करा था जिसमें हमने अल्केन अमीन्स और हमारे अमोनिया मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करा था उसके बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, उस कंपैरिजन के बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने स्टार्ट करा था स्टेबिलिटी ऑफ आयंस को यूज करके, जिसमें हमने पहले इंडक्टिव इफेक्ट को यूज करा था हमारे गैशियस फेज में,
बट अब हम जैसे ही एक्वस मीडियम में आ रहे हैं तो वहाँ गैशियस फेज के जो हमने इंडक्टिव इफेक्ट यूज करा था उसके साथ साथ सॉल्वेशन इफेक्ट को अभी हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जिसमें सॉल्वेशन इफेक्ट का एक मेजर रोल आएगा, क्योंकि वो आपका यहाँ पर इसकी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को डिसाइड करेगा। और उसकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो हमारे प्राइमरी अमीन्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स, और उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे एक्वस फेज में अमीन्स की बेसिक ऑर्डर है वो हमारे प्राइमरी अमीन्स सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं, फिर सेकेंडरी अमीन्स और फिर टर्शरी अमीन्स की बेसिसिटी आती है। सो यहाँ तक हमने हमारे गैशियस और एक्वस फेज को कुछ ना कुछ करके कंक्लूड कर लिया है। बट जब हम इस एक्वस फेज में फर्दर हमारी स्टडी करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि सॉल्वेशन इफेक्ट में हम क्या देख रहे थे कि हमारे मॉलिक्यूल का जितना बड़ा साइज होगा वो उतनी कम स्टेबिलिटी शो करेगा, क्योंकि उतनी कम उसकी वाटर के साथ एसोसिएशन होगी। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस के फैक्टर को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के अगर हम फैक्टर को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि जो हम यहाँ पर अल्काइल ग्रुप्स को यूज कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं रोल आएगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट में हमने उसके रोल को डिस्कस कर लिया था। सॉल्वेशन इफेक्ट में भी हमारे उसके स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर आ रहा है, यानी जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप होगा उतनी ही ज्यादा आपको यहाँ पर डिफरेंट कंफ्यूजन क्रिएट होंगे कि कैसे हम इसके बेसिक ऑर्डर को डिटरमाइन कर सकेंगे। तो जब हम एक्वस मीडियम कंसीडर करते हैं ना तो वहां पर आपको इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट और आपका जो फर्दर स्टेरिक हिंड्रेंस है, इन तीनों ही फैक्टर्स को एक साथ इन्वॉल्व करना पड़ता है। अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने इंडक्टिव इफेक्ट को इन्वॉल्व करना सीखा था गैशियस फेज में। एक्वस फेज में हमने इंडक्टिव और सॉल्वेशन इफेक्ट को सीख लिया। अब हम फर्दर इसी एक्वस फेज में स्टेरिक हिंड्रेंस को भी इन्वॉल्व करना सीखेंगे, क्योंकि ये तो हमारे एक जनरल रूल के अकॉर्डिंग है कि अगर हम जनरली ऑब्जर्व करें, प्राइमरी अमीन्स हमारे बेसिक नेचर के होते हैं हमारे एक्वस फेज में, और जो टर्शरी होते हैं वो हमारे जो बेसिसिटी होती है वो कम होती है उनकी। बट जब हम इनको फर्दर और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स लेके कंसीडर करते हैं, जिसमें हम मिथाइल अमीन्स या इथाइल अमीन्स को कंसीडर करते हैं, तो उस केस में हमें ऑब्जर्वेशन मिलती है हमारे बेसिक स्ट्रेंथ की, उसे हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे जब हम यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस के फैक्टर को इन्वॉल्व करने लगेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स को यूज करके स्टेरिक हिंड्रेंस के फैक्टर को भी डिस्कस करते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को यूज करते हैं ताकि हम इजीली अपने अमीन्स की बेसिक ऑर्डर को एक्सप्लेन कर सके डिफरेंट मीडियम्स में। मेनली तो हमें दो ही मीडियम्स के अंदर एक्सप्लेन करना है, गैशियस स्टेट में, दूसरा एक्वस मीडियम में। गैशियस स्टेट में हमें पता है कि हमारे टर्शरी सबसे ज्यादा जो बेसिक नेचर शो करते हैं, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी अमीन्स। बट वहीं अगर हम एक्वस सोल्यूशन कंसीडर करने लग जाते हैं तो एक्वस सोल्यूशन के केस में हमारे प्राइमरी अमीन सबसे ज्यादा बेसिक नेचर शो करते हैं, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी अमीन्स, यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट ऑर्डर हो जाता है हमारे गैशियस स्टेट से। अब इस हमारे जो ऑपोजिट ऑर्डर है इसका हमने रीजन दिया था सॉल्वेशन इफेक्ट। बट जब हमने इसको फर्दर स्टडी करा तो हमें ये पता लगा कि एक्वस मीडियम में हमारे एग्जाम्पल्स पर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से बेसिसिटी को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वहां पर हमारे पास सिर्फ सॉल्वेशन और इंडक्टिव इफेक्ट रोल ना प्ले करके स्टीयरिक हिंड्रेंस का भी फैक्टर हमें इन्वॉल्व करना पड़ता है, जिसके अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि जो भी हमने अमीन मॉलिक्यूल कंसिडर करा है उसके पास जो अल्काइल ग्रुप है वो रिस्पेक्टिव अल्काइल ग्रुप्स का साइज क्या है और वो किस तरीके से एक स्टीयरिक हिंड्रेंस फैक्टर इन्वॉल्व कर रहे हैं अपनी बेसिसिटी को एक्सप्लेन करने में। क्योंकि अगर हमें वहां पर उन इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट को डिस्कस करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब डोनेट होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस से उसकी बेसिसिटी को एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स की रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट तभी होगी ना जब उसके पास वहाँ इन्वॉल्व होने के लिए स्पेस होगी। अगर उसके पास प्रॉपर स्टेरिक हिंड्रेंस होगी वहाँ उसके साइड पर, वो इतनी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी कि ये फर्दर किसी मॉलिक्यूल के साथ अटैचमेंट शो ना कर सके, तो वहाँ उस चीज़ की वजह से उसकी बेसिसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो मेनली आपके पास ये बेसिक ऑर्डर को एक्सप्लेन करने के लिए इथाइल और मिथाइल अमीन्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपके पास डिफरेंट इथाइल अमीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, और डिफरेंट मिथाइल अमीन्स विच इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, उन्हें आपको आपस में अरेंज करना होता है। तो यहाँ मैंने दोनों ही एग्जाम्पल्स कंसिडर करे हैं और दोनों को मैंने अरेंज करके ऑलरेडी दिखा रखा है, जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि जब हम डिफरेंट इथाइल अमीन्स को कंसिडर करते हैं तो यहाँ सेकेंडरी, देन टर्शरी और फिर हमारे पास प्राइमरी अमीन्स की बेसिक ऑर्डर की एक्सप्लेनेशन आती है। तो ये तो ना तो हमारे गैशियस स्टेट के अकॉर्डिंग जा रहा है, ना ही एक्वस सोल्यूशन के अकॉर्डिंग जा रहा है। ऐसे ही अगर हम मिथाइल अमीन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास सेकेंडरी, प्राइमरी एंड देन टर्शरी, ये भी आपके पास बिल्कुल ही अलग ऑर्डर आ रहा है। तो अब आप इस ऑर्डर को कैसे एक्सप्लेन करोगे, किस तरीके से आप यहाँ पर अपने ये अमीन्स की बेसिसिटी को एक्सप्लेन करोगे? तो इसके लिए हम यहाँ पर इंडक्टिव और सॉल्वेशन इफेक्ट के साथ साथ एक स्टीयरिक फैक्टर को भी इन्वॉल्व करेंगे, जिसमें हमें क्या पता लगता है कि हमारे पास जितना बड़ा ग्रुप होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टीयरिक हिंड्रेंस आएगी। लेकिन जब इन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को हम ऑब्जर्व करते हैं, आप बोलोगे कि ठीक है मैम, आपने बोला कि स्टीयरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी तो उस वजह से वहाँ पर उसकी पार्टिसिपेशन कम हो जाएगी, बट वो तो फिर इसके ऑपोजिट आ जाना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी अमीन्स तो आपके सबसे कम स्टीयरिक हिंड्रेंस शो करते हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स, बट उसकी बेसिसिटी सबसे कम है।
अब इन्हीं एग्जाम्पल्स को हमने कंसीडर क्यों करा, क्योंकि जब हम मिथाइल और इथाइल अमीन्स कंसीडर करते हैं तो इस केस में जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप होते हैं वो इतने बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप्स नहीं होते। उसके अंदर आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि हमने डिस्कस करा हुआ है कि अल्काइल ग्रुप्स का इंडक्टिव इफेक्ट काफ़ी अच्छा होता है, जिस वजह से हमें वहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे उसके बेसिक कैरेक्टर की ऑब्जर्वेशन मिलती है। तो यहाँ पर जब हम इन मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि जब भी हम नॉर्मली एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर हमारे अमीन्स की बेसिसिटी को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हम थोड़े स्मॉलर अमीन्स कंसीडर करते हैं, 2 to 3 कार्बन आटम्स के अमीन्स को कंसीडर करते हैं, 1 2 3 कार्बन आटम्स को, तो हमारा जो यूजुअल ऑर्डर जाता है वो जाता है सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन टर्शरी, जिसके अंदर हम सारे फैक्टर्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं। बट अगर हम इसी को नॉर्मल हमारे जनरल एक्वस सॉल्यूशन के ट्रेंड से कंपेयर करेंगे तो वो हमारे पास क्या आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, जिसको हमने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके शो करा हुआ है, क्योंकि हमने इसके अंदर एक और फैक्टर की इन्वॉल्वमेंट करी है विच इज स्टीयरिक हिंड्रेंस। अब यहाँ जब हमने स्टीयरिक हिंड्रेंस को इन्वॉल्व करा है तो हमारे यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी में कुछ इंटरचेंजेस हो गए हैं, तो इस वजह से हमारे पास ये ऑर्डर आता है। अब ये ऑर्डर आपका जो ये मिथाइल अमीन्स वाला पार्ट है ये तो फुलफिल कर रहा है इस कंडीशन को, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, सेकेंडरी, देन प्राइमरी और उसके बाद टर्शरी अमीन्स की यहाँ पर बेसिसिटी आ रही है। बट वहीं अगर हम इसमें इथाइल अमीन्स कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जब हम मिथाइल से इथाइल अमीन की तरफ जाते हैं हमने कार्बन आटम का नंबर इंक्रीज करा है, जिस वजह से हमारे मॉलिक्यूल के अंदर एक स्टीयरिक हिंड्रेंस का फैक्टर इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पर जो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी उसमें आपको स्टीयरिक हिंड्रेंस इंक्रीज मिलेगी, जिस रीजन की वजह से हमें यहाँ पर सेकेंडरी, देन टर्शरी और उसके बाद प्राइमरी अमीन्स के बेसिक ऑर्डर की एक्सप्लेनेशन मिल रही है। सो इस तरीके से आप अपने मॉलिक्यूल के अंदर थोड़ी सी बेसिसिटी को एक्सप्लेन कर सकते हो। सो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि किस तरीके से हम हमारे एलिफेटिक अमीन्स और हमारे अमोनिया मॉलिक्यूल के बेसिक बिहेवियर को कंपेयर कर सकते हैं, और उसमें हमें ये पता लगा कि जब हम एलिफेटिक और अमोनिया मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करते हैं उस टाइम पर हम इंडक्टिव इफेक्ट का काफ़ी ज़्यादा रोल, इंपॉर्टेंट रोल से हम उसका ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, जो ओवरऑल बेसिक बिहेवियर को इंक्रीज करता है, जिस वजह से हमें वहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि हमारे एलिफेटिक अमीन ज़्यादा बेसिक नेचर के होते हैं एज कम्पेयर टू अमोनिया मॉलिक्यूल्स, और वो हमें हर जगह ऑब्जर्व होता है, चाहे हम उसे एक्वस मीडियम में कंसीडर करें या फिर हम गैसियस स्टेट में कंसीडर करें। अब गैसियस स्टेट और एक्वस मीडियम में डिफरेंस क्या आता है, जब हम गैसियस स्टेट में कंसीडर करते हैं तो वहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ अमोनिया मॉलिक्यूल्स या अमीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके अराउंडिंग में आपके पास कोई भी मीडियम नहीं होता। बट वहीं अगर आप कोई एक्वस स्टेट कंसीडर करने लग जाते हैं तो आपके अमीन मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर मीडियम से सराउंडेड होते हैं, जैसे आप वाटर कंसीडर करते हो अगर आपने यूनिवर्सल मीडियम लिया है तो जब हम उसे मीडियम में कंसीडर करते हैं तो उस टाइम पर इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ एक सॉल्वेशन इफेक्ट का भी रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले होता है, क्योंकि जब हम सॉल्वेशन इफेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं उस टाइम पर हमें जो आयंस फॉर्म हुए हैं उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव यानी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को ऑब्जर्व नहीं करना, साथ साथ उसके सॉल्वेशन इफेक्ट को भी यूज़ करना है कि वो कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएट हो सकता है, और जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ उसकी एसोसिएशन होती है उतना ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो दोनों ही केसेस में हमें क्या पता लगता है कि हमारे जो बेसिक मॉलिक्यूल्स की बेसिक स्ट्रेंथ है जो वो बिल्कुल ऑपोजिट आ रही है, हमारे गैसियस स्टेट में आ रही है टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी और एक्वस स्टेट में आ रही है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। बट जब हम एक्वस स्टेट के अंदर फर्दर डिफरेंट एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं, उसको फर्दर स्टडी करते हैं, तो हमें ये पता लगता है कि एक्वस स्टेट में आप सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव और सॉल्वेशन इफेक्ट को नहीं कंसीडर कर सकते, आपको इसके साथ साथ स्टीयरिक फैक्टर्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट बिहेवियर ऑब्जर्व होता है, जिसमें आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इथाइल अमीन्स और मिथाइल अमीन्स का, जिसके बेसिक बिहेवियर को मैं ऑलरेडी आपको यहाँ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपसे एग्जाम में इथाइल और मिथाइल अमीन्स के बेसिक ऑर्डर को एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाए, तो वहाँ पर आप इस पूरी एक्सप्लेनेशन को यूज़ कर सकते हो। So this was all about the basic behavior of aliphatic amines with respect to the ammonia. Now let's move on towards the basic behavior of aromatic or aryl amines with respect to ammonia molecules. सो जब हम अराइल अमीन्स वर्सेस अमोनिया के बेसिक बिहेवियर को डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर हम अराइल अमीन्स में एक बेसिक एग्जांपल विच इज़ एनालीन उसको कंसिडर कर सकते हैं। अब हमें पता है जब भी हम मॉलिक्यूल के बेसिक बिहेवियर को डिस्कस करें तो उसमें हम दो चीज़ों को कंसिडर करते हैं, एक उसके लोन पेयर को, क्योंकि लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो सके उसे बेसिक बिहेवियर के मीडियम में कंसिडर करते हैं। बट वहीं अगर हम अरेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जाए तो जो मॉलिक्यूल H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा वो आपका बेस की तरह बिहेव करता है, तो हमें यहाँ पर दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को लेकर चलना होगा। तो जब हम यहाँ पर लोन पेयर यानी लुईस बिहेवियर और H पॉजिटिव आयंस की एक्सेप्टेंस यानी अरेनियस बिहेवियर को डिस्कस करते हैं तो हमें क्या पता लगता है
कि जब हमारे पास यहाँ पर एनालीन मॉलिक्यूल इस तरीके से होता है जिसमें लोन पेयर्स जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिंग फॉर्म में एग्जिस्टेंस अपनी शो कर सकते हैं क्योंकि वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। और हमें पता है कि जहाँ पर रेजोनेंस प्रेजेंट होती है, जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। क्यों स्टेबल हो जाता है? क्योंकि एक तो अगर उसके ऊपर कोई चार्ज होगा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अगर उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी तो इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं, वो भी आपके मॉलिक्यूल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जिस वजह से आपके मॉलिक्यूल के अंदर एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाएगी। वहीं अगर हम इसके H पॉजिटिव आयंस की एक्सेप्टेंस के बाद मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन देखेंगे तो यहाँ आपके पास एक एनिलीनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो हमारा एनिलीनियम आयन बना है, दिस इज योर एनिलीनियम आयन। ये एनिलीनियम आयन भी आपके रेजोनेंस को शो करता है, बट यहाँ पर आपके पास सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो आपने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करे, यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं करा? आप यहाँ पर भी तो इस तरीके से कर सकते थे कि ये रेजोनेंस हमने इधर मूव करा, जिस वजह से हमारा जो मॉलिक्यूल है इस तरीके से रेजोनेंस में अपने एग्जिस्टेंस शो करने लगेगा, और यहाँ आप फर्दर इस तरीके से इसको रेजोनेट कर सकते थे, तब भी तो आप डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते थे। बट अगर आप इस मॉलिक्यूल को थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि रेजोनेंस तो हम यहाँ शो कर रहे हैं, नो डाउट, बट रेजोनेंस को शो करने के साथ साथ जो आप रेजोनेंस की कंडीशन थी उसको तो फुलफिल ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी मॉलिक्यूल को एग्जिस्टेंस में रखने के लिए, एग्जिस्ट करवाने के लिए, वो उसके ऑक्टेट की रूल कंडीशन आती है कि हमारा मॉलिक्यूल जो है उसमें एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका ऑक्टेट ब्रेक हो जाता है, एक्सेप्ट द फ्यू एग्जाम्पल्स, अगर आपका ऑक्टेट ब्रेक हो जाता है तो उस केस में वो मॉलिक्यूल एग्जिस्टेंस अपनी शो करेगा ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर इन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर अपने नाइट्रोजन के ऑक्टेट को ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है? इस केस में आपके पास 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए 4, 5 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स, जिस वजह से आप बोलोगे कि यहाँ पर हमारा ऑक्टेट कंप्लीट है। बट वहीं अगर आप इस मॉलिक्यूल के अंदर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ आपने जनरली अपने मॉलिक्यूल के अंदर ऑब्जर्व करा ऑक्टेट कंप्लीट है, बट अगर आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करोगे तो इसने 3 क्या करे, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स बना रखे हैं, जिस वजह से उसके पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स तो हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गए, 2 बॉन्ड उसने कार्बन के साथ बना लिए, 4 बॉन्ड्स उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शेयर कर लिए, तो जिसकी वजह से टोटल यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, जो कि उसकी ऑक्टेट की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। तो जिस वजह से हम ये बोलते हैं कि यहाँ पर आपका ये रेजोनेटिंग फॉर्म प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, और इसी वजह से आपको सिर्फ और सिर्फ ये रेजोनेंस ना शो करके बेंजीन मॉलिक्यूल की ही इंटरनल रेजोनेंस मिलती है और आपको इस तरीके से 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। तो आप बोलोगे कि ठीक है मैम, ये तो समझ आ गया कि हमारे मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस प्रेजेंट है जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है, बट आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे बेसिक बिहेवियर को यूज करने के लिए? अभी आपने प्रीवियस पार्ट में क्या देखा था कि जब हम एलिफैटिक अमीन्स को ऑब्जर्व कर रहे थे तो उस केस में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे थे कि हमारे आयंस की स्टेबिलिटी आ रही है, और उस स्टेबिलिटी की वजह से क्या होता है, वो जितना जल्दी फॉर्म होगा वो हमारा उतना ही ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। बिल्कुल करेक्ट। बट यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ हम आयंस की स्टेबिलिटी में तो इतनी ऑब्जर्वेशन नहीं देख रहे हैं, जबकि अगर हम यहाँ मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करेंगे तो ये काफी स्टेबल है। यानी कि अगर हम ऑब्जर्व करें अमोनिया और एनिलियम आयन की आपस में स्टेबिलिटी को, तो हमें ये पता लगता है कि जो एनिलीन आयन है, एनिलीन मॉलिक्यूल आपका ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू एनिलीनियम आयन, तो वो कोशिश ही नहीं करेगा कि वो एनिलीनियम आयन की तरफ जाए। अगर जाता भी है तो उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा विग्रेस कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो ये तो बिल्कुल बेसिक लेमन लैंग्वेज हो गई कि हम स्टेबिलिटी की तरफ जा ही नहीं रहे, मैं अपनी सीट क्यों छोड़ूं अगर मुझे दूसरी सीट स्टेबल नहीं मिल रही, दूसरी मुझे लास्ट सीट मिल रही है जिसमें बहुत ज़्यादा झटके आएंगे, तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ? सेम चीज़ यहाँ एनिलीन मॉलिक्यूल के साथ हो रही है। वो कह रहा है मैं ऐसे मॉलिक्यूल के पास क्यों जाऊँ, ऐसी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन क्यों करूँ जिसमें मुझे स्टेबिलिटी ही नहीं मिल रही। अब अगर आप इसको थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ देखोगे तो आपको क्या पता लगता है कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपके बेसिक बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहे थे, उस बेसिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करने वाले इलेक्ट्रॉन्स तो सर्कुलेट हो गए पूरे मॉलिक्यूल में, जिसकी वजह से ओवरऑल जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो रिड्यूस हो गई। और हमें पता है जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे किसी मॉलिक्यूल में रिड्यूस हो जाती है तो हमारा उस मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो जाता है कि उसकी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पर भी आपके पास सेम चीज हो रही है। जब आप इसके सामने किसी अमोनिया मॉलिक्यूल को कंसिडर करते हो, अमोनिया मॉलिक्यूल के पास ऐसा कुछ नहीं है, ना तो कोई इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा है, ना ही कोई रेजोनेंस हो रही है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज सच रहती है, ना तो इंक्रीज होती ना डिक्रीज होती। लेकिन यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस हुई मिलती है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आपके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं और ओवरऑल पूरे मॉलिक्यूल पर सर्कुलेट हो जाते हैं। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि हमारे जो अराइल अमीन्स है या फिर एरोमेटिक अमीन्स है वो आपके लेस बेसिक नेचर के होते हैं एज कम्पेयर टू अमोनिया मॉलिक्यूल्स। तो जब आप बेसिसिटी कंपेयर करते हो तो आपको ये पता लगता है अराइल अमीन्स
आर लेस बेसिक देन अमोनिया मॉलिक्यूल्स। सो इस तरीके से आप अपने मॉलिक्यूल्स की बेसिसिटी को एक्सप्लेन कर सकते हो। अब इसी अगर एनिलीन मॉलिक्यूल के अंदर फर्दर मैं किसी और सब्स्टिट्यूएंट की इंट्रोडक्शन करवा दूं, यानी यहाँ पर मैंने इस मॉलिक्यूल में किसी और ग्रुप की इंट्रोडक्शन करवा दी, और ये जो मैं ग्रुप्स यूज कर रही हूँ इन ग्रुप्स की डिपेंडेंस पे, अब इन ग्रुप्स के नेचर पर ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके से हम मॉलिक्यूल के बेसिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करें, क्योंकि जरूरी तो नहीं है आपके पास एरोमेटिक अमीन और अमोनिया मॉलिक्यूल के बीच में बेसिक बिहेवियर को कंपेयर करने के लिए बोले। ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एरोमेटिक अमीन्स हैं जिसमें आपके पास डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, यानी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स प्रेजेंट है जिसका डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर है। किसी का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर हो सकता है, किसी का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बिहेवियर हो सकता है। और हमें पता है, हमने बेसिक कैरेक्टर को स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया था कि जब हमारे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसका मतलब होता है कि वहां पर हमारे पास बेसिक बिहेवियर मॉलिक्यूल का इंक्रीज हो रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास मॉलिक्यूल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है वो आपके बेसिक बिहेवियर को इंक्रीज करेगा, और अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो आपके बेसिक बिहेवियर को डिक्रीज करेगा। तो इस तरीके से आप अपने मॉलिक्यूल के बेसिक बिहेवियर को कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक बिहेवियर ऑफ अमीन्स, जहां पर हमने एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन्स दोनों ही अमीन्स के बेसिक बिहेवियर को कंसिडर करा और उनको कंपेयर भी कर लिया है रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स के साथ भी और अमोनिया मॉलिक्यूल्स के साथ भी, और इन्हें हमने दोनों तरीके से देखा है, हमारे फिजिकल कॉन्सेप्ट और ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी। अगर आप यहाँ पर फिजिकल कॉन्सेप्ट को देखना चाहते हैं तो आपको ये पता लगेगा कि जब हम फिजिकली यानी pKb की वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं हमारे एनिलीन मॉलिक्यूल के केस में, तो हमें ये पता लगता है कि एनिलीन मॉलिक्यूल की pKb की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। और हमें पता है जो pKb की वैल्यू है वो बेसिक कैरेक्टर के इन्वर्स रिलेशन में है। अगर pKb की वैल्यू हमारी ज़्यादा होगी इस मॉलिक्यूल की तो इसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम फिजिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी हमारे मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट हमें पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतनी ज़्यादा फिजिकल कॉन्सेप्ट की यूज़ नहीं होगा, क्योंकि फिजिकली आपको डायरेक्ट सिर्फ वैल्यूज़ को देख के ही बेसिक ऑर्डर एक्सप्लेन करना है, जो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसपे डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, उन ग्रुप्स को आप किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे, कैसे वो उसके बेसिक बिहेवियर को अफेक्ट करेंगे। तो वो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पर होनी चाहिए। सो आई होप आपको बेसिसिटी फॉर द अमीन्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल गिवन है अमीन्स की बेसिसिटी के ऊपर ही, उस एग्जाम्पल में देखते हैं कि क्या पूछा हुआ है। एग्जाम्पल 9.4 में क्या पूछा हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। आपके पास यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स गिवन है, इन मॉलिक्यूल्स को आपके बेसिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब है कि आपके पास सबसे पहले आपको हाईएस्ट बेसिसिटी लगाना है और फिर धीरे धीरे लोअर बेसिक मॉलिक्यूल्स की तरफ मूव करना है। तो आपके पास यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स गिवन है ये डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ प्राइमरी अमीन्स है, कुछ सेकेंडरी अमीन्स है, कोई एक अमोनिया मॉलिक्यूल है। जैसे सबसे पहले आपके पास है एक एनिलीन मॉलिक्यूल, बेंजीन पर NH2 लगा हुआ है, फिर आपके पास एक इथाइल अमीन है, फिर आपके पास एक N इथाइल अमीन है, और नेक्स्ट आपके पास आपके एक अमोनिया मॉलिक्यूल की प्रेजेंस है। सॉरी, ये आपके पास NN डाइइथाइल अमीन है। सो इन हमारे चारों मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको क्या पता लगता है, सबसे पहले हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं। उस बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास अगर कोई एलिफेटिक अमीन होगा वो हमारे अमोनिया से ज़्यादा बेसिक होगा, और अगर एरोमेटिक अमीन होगा तो अमोनिया से कम बेसिक होगा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो आपका अमोनिया मॉलिक्यूल है ये तो बीच में प्लेस होगा। इससे पहले आपके पास एलिफेटिक नेचर का होगा और इसके बाद आपके पास एरोमेटिक नेचर का होगा। और हमें पता है यहाँ इन सारे मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ और सिर्फ ये एक ही मॉलिक्यूल ऐसा है जो एरोमेटिक नेचर का होगा। तो इसका मतलब है अमोनिया, और इसके बाद आपके पास आपका जो एनिलीन मॉलिक्यूल है इसकी प्लेसमेंट होगी। यानी दो मॉलिक्यूल्स तो हमने अरेंज कर लिए विच इज अमोनिया एंड एनिलीन मॉलिक्यूल। अब हमें इन दोनों मॉलिक्यूल्स को अरेंज करना है जो कि हमारे एलिफेटिक अमीन्स है, और एलिफेटिक अमीन्स आपके अमोनिया से पहले अरेंज होते हैं। जब हम एलिफेटिक अमीन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसके मीडियम को ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि हमारे जो एलिफेटिक अमीन्स है वो मीडियम के बेसिस पर चेंज हो जाते हैं। हमें पता है गैसियस फेज में वो डिफरेंट हमारे बेसिक बिहेवियर शो करते हैं और एक्वस मीडियम में वो डिफरेंट बेसिक बिहेवियर शो करने लग जाते हैं। अब जब भी आपके पास मीडियम गिवन ना हो तो आप हमेशा गैसियस स्टेट कंसिडर करोगे, क्योंकि एक्वस मीडियम एक स्पेशल केस है, वो आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा अगर आपको एक्वस मीडियम के अकॉर्डिंग आंसर करना होगा। तो जब हम गैसियस फेज ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें हमें बहुत क्लियर हमारी वो है कंसेप्ट बिल्कुल कि हमें पता है कि टर्शियरी अमीन्स सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं, देन सेकेंडरी और फिर प्राइमरी अमीन्स। अब यहाँ आपके पास प्राइमरी अमीन्स है, सेकेंडरी अमीन्स है, टर्शियरी अमीन्स तो है नहीं, तो आप यहाँ पर टर्शियरी अमीन्स को स्किप करके बोलोगे कि हमारे पास पहले सेकेंडरी अमीन्स आएंगे और फिर प्राइमरी अमीन्स आएंगे।
तो आप इजीली अपने मॉलिक्यूल्स को अरेंज कर सकते हो, जिसमें आपके पास सबसे आगे आएगा NN डाइथाइलमीन, फिर आपके पास इथाइलमीन आएगा, फिर अमोनिया मॉलिक्यूल, और उसके बाद आपके पास यहाँ पर बेंजाइलमीन की ऑर्डर में प्लेसमेंट होगी। सो यहाँ पर आपके पास क्या ऑर्डर बनेगा, सबसे पहले आपके पास NN डाइथाइलमीन, उसके बाद इथाइलमीन, फिर अमोनिया मॉलिक्यूल, और उसके बाद एनिलीन मॉलिक्यूल की प्लेसमेंट होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अभी अपने कॉन्सेप्ट के अंदर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को क्लियर करा था, वैसे ही हमने यहाँ पर उसे अरेंज कर दिया है। सो दिस वॉज योर एग्जाम्पल 9.4। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन, जहां पर हम और डिफरेंट अमीन्स की रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है अल्काइलेशन रिएक्शन। सो अल्काइलेशन रिएक्शन तो आपकी बहुत सिंपल रिएक्शन है, इसे ऑलरेडी हम हमारे प्रीवियस चैप्टर में कवर कर चुके हैं, जहां पर हमने हेलो अरेन्स और हेलो अल्केन्स चैप्टर कवर करा था ना। उसमें हमने देखा था कि हेलो अल्केन्स और हेलो अरेन्स जो है वो डिफरेंट रिएक्शन शो करते हैं, जिसमें हेलो अल्केन्स जो है आपके वो अमीन्स के साथ रिएक्शन शो करते हैं और आपको हायर अमीन्स की फॉर्मेशन मिलती है, यानी प्राइमरी से सेकेंडरी अमीन्स मिलते हैं, सेकेंडरी से टर्शियरी अमीन्स की फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या ऑब्जर्व होता है, एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन मिलती है, जिसमें जो अमोनिया में जो अमीन मॉलिक्यूल है ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इस पर लोन पेयर प्रेजेंट है। और यहाँ पर आपके पास ये जो अल्काइल हैलाइड है ये आपके पास एक इलेक्ट्रोफिलिक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ये पोलर नेचर होने की वजह से इस पर एक पार्शियल पॉजिटिव और इस पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज की डेवलपमेंट होती है, जिस वजह से ये जो आपका लोन पेयर है ये ऐसे एक्ट करता है और आपका ये क्लोराइड पार्ट निकल जाता है और आपके पास प्राइमरी से सेकेंडरी अमीन की फॉर्मेशन होती है। सो इस तरीके से आपको अल्काइलेशन रिएक्शन में एक तरीके से अमीन की फर्दर अल्काइलेशन ऑब्जर्व होती है और इसी वजह से हम इसे अल्काइलेशन नेम करते हैं। तो इस रिएक्शन का मैंने सिर्फ आपको एक ब्रीफ पार्ट यहाँ एक्सप्लेन करा है, ऑलरेडी हम इस रिएक्शन को अच्छे से अपने प्रीवियस चैप्टर में कवर कर चुके हैं, आप चाहो तो इसे वहां से जाकर देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। So this was all about the alkylation reaction. Now let's move on towards your next category of reaction, which is acylation reaction. So जब हम acylation reaction की बात करते हैं तो acylation आप वर्ड से ही समझ रहे होगे कि एक तरीके से एक असाइल ग्रुप की एडिशन। असाइल ग्रुप क्या होता है आपके पास, कोई भी R CO ग्रुप की एडिशन। तो ऐसा जो ग्रुप होगा आपके पास वो असाइल ग्रुप होगा। अब यहाँ पर R की जगह कोई एरोमेटिक कंपाउंड भी हो सकता है और यूजुअली हम असाइलेशन कैसे करते हैं, जब हम यहाँ पर कोई हेलोजन मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं, ये यूजुअल रिएक्शन होता है। हमने प्रीवियस चैप्टर्स में बहुत बार असाइलेशन करी है, स्पेशली फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन। यहाँ पर आपको थोड़ा सिमिलैरिटी ऑब्जर्व होगी। देखो क्या होता है यहाँ पर, एलिफैटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड्स, एनहाइड्राइड्स एंड एस्टर्स बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर आपको एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों अमीन्स की रिएक्शन मिलती है, जिसमें हम प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स की रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं जब हम इन अमीन्स को एसिड क्लोराइड जो कि हमारे ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, एनहाइड्राइड्स जो हमारे एसिड से फॉर्म होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, और एस्टर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलती है और इस वजह से हमारे पास एक असाइलेटेड प्रोडक्ट आता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम असाइलेशन, जिसमें क्या होता है हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स के जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं आपके असाइल ग्रुप से और जो आपके पास प्रोडक्ट आता है वो आपके अमाइड्स की फॉर्मेशन होती है। सो इस तरीके से आपको यहाँ असाइलेशन रिएक्शन मिलती है। अब आपको यहाँ इसी स्टेटमेंट से कंफ्यूजन भी दूर हो गई होगी, आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि मैम आपने प्राइमरी और सेकेंडरी बोला, टर्शियरी की रिएक्शन क्यों नहीं बोली? क्योंकि यहाँ देखो हमने क्या देखा है कि हाइड्रोजन एटम की रिप्लेसमेंट हो रही है असाइल ग्रुप से, तो इसका मतलब है कि आपके पास वहां पर हाइड्रोजन एटम की प्रेजेंस होनी चाहिए। और जब हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स को देखते हैं तो प्राइमरी अमीन्स में क्या होता है RNH2, विच मीन्स यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन एटम्स है। सेकेंडरी में R2NH, विच मीन्स 1 हाइड्रोजन एटम है, और टर्शियरी में आपके पास क्या होता है R3N, विच मीन्स एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा और इस वजह से आपको उस केस में असाइलेशन रिएक्शन नहीं मिलती है। सो यहाँ पर इस चैप्टर में आप ऑब्जर्व करोगे कि बहुत सारी जगह आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स की रिएक्शन मिल रही है, टर्शियरी अमीन्स आपके रिएक्शन में यूजुअली पार्टिसिपेशन शो नहीं करते हैं। तो ये तो हमने इसकी जनरल इंट्रोडक्शन देख ली कि असाइलेशन रिएक्शन होती क्या और किस तरीके से हो रही है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। सो जब हम असाइलेशन रिएक्शन देखते हैं तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे कि हर एक रिएक्शन में मैंने यहाँ पर बेस यूज करा है, यानी बेसिक मीडियम में आप यहाँ ये रिएक्शन करवाते हो, क्योंकि यहाँ बेस की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्योंकि आपकी जो रिएक्शंस होती है ना इक्विलिब्रियम पर होती है। मैंने यहाँ पर सिंगल एरो वैसे यूज करा है, एक्चुअल में ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पर होती है, जिस वजह से आपके पास जब भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पर होगी तो वो कभी ना कभी रिएक्शन में एक इक्विलिब्रियम अटेन करेगी, यानी कि एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद आपके पास प्रोडक्ट्स फॉर्म नहीं होंगे और फर्दर प्रोडक्ट्स को फॉर्म करने के लिए आपको ली चैटले प्रिंसिपल को यूज करना पड़ेगा, जिसे हम ऑलरेडी क्लास 11 में डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ली चैटले प्रिंसिपल का कि अगर हमें प्रोडक्ट साइड इंक्रीज करने तो प्रोडक्ट में से कुछ ना कुछ रिमूव कर दो,
जिस वजह से आपके रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए और आपकी रिएक्शन फर्दर और प्रोडक्ट्स बनाए अपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पर हम बेस उसी वजह से यूज करते हैं, क्योंकि जब हम इसके प्रोडक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि एक तो आपके पास अमाइड आता है, दूसरा आपके पास यहाँ पर एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी जो भी रिस्पेक्टिव आपके पास एसिड आ रहा है उसकी रिलीज होती है। तो जब हम एसिड्स ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्लियरली देख सकते हैं एसिड्स को तो बेस के साथ रिएक्ट करवाया जा सकता है, और जब हम इसमें बेस ऐड करेंगे तो वो साथ के साथ इस एसिड को रिमूव करते जाएंगे, जिस वजह से आपके पास प्रोडक्ट्स के अंदर आपको और फर्दर इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए प्रोडक्ट्स बनाने होंगे, और ऐसे धीरे धीरे करके आप सारा का सारा रिएक्टेंट कंज्यूम कर सकते हो। सो रिएक्टेंट को एफिशिएंटली यूज करने के लिए हम यहाँ पर बेसिक मीडियम यूज करते हैं। बेसिक मीडियम का आपको यहाँ रिएक्शन के अंदर ऐसा कुछ पार्टिसिपेशन नहीं है। जो हमारा बेसिक मीडियम का यूज वो सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड शिफ्ट करने के लिए यूज करा जाता है। तो यहाँ पर हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलती है, और हमें पता है जहां हमारे अमीन मॉलिक्यूल्स होंगे वहां पर अमीन ही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि वहां उसके पास क्या होता है, लोन पेयर की प्रेजेंस होती है। सो प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैंने पहले दोनों केसेस में आपके पास एग्जांपल कंसीडर कर लिया है, प्राइमरी के भी सेकेंडरी के भी सिमिलर रिएजेंट के साथ। हमने यहाँ पर प्राइमरी इथाइल अमीन कंसीडर करा है और यहाँ हमने एक सेकेंडरी अमीन कंसीडर करा है, जिसकी रिएक्शन हम यहाँ पर एक एसिड क्लोराइड के साथ कर रहे हैं। सो हमें पता है जब भी हमारे मॉलिक्यूल के अंदर कार्बोनिल ग्रुप होता है तो उस कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है उस पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। इसे हम ऑलरेडी अपने एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में डिटेल फॉर्म में डिस्कस कर चुके हैं, तो हमें यहाँ पर बस उसे इंप्लीमेंट करना है। अब देखो, आप प्रीवियस चैप्टर के चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हो आगे वाले चैप्टर्स के अंदर, और इसी वजह से मैं बोलती हूँ कि जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है पूरी की पूरी लिंक्ड है, तो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़नी होती है। अगर आप कहीं बीच में से शुरू करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। फिर भी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको हर एक पॉइंट को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करती जाऊँ, ताकि आपको यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन क्रिएट ना हो अगर आपने पहले कुछ ना देखा हुआ हो तो यहाँ पर भी आपको आई होप कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि हमारा जो कार्बोनिल कार्बन है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने की वजह से वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के बिहेवियर शो करता है, क्योंकि हमारा कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ये पोलर नेचर का है, जिस वजह से कार्बन पर एक पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज की क्रिएशन होती है। अब जैसे ही कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मिलता है, जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स है वो उस पर अटैक कर देते हैं। जैसे यहाँ पर अटैक होगा एक एक्स्ट्रा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब कार्बन एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं से ब्रेक भी करना पड़ेगा, तो वो एक मल्टीपल बॉन्ड ऑब्जर्व करता है कि यहाँ से अगर ब्रेक करेगा तो उसका ओवरऑल स्केलेटन जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हो, आपके पास एक पर्टिकुलर इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है, जिसमें कुछ इस तरीके से हमें रीअरेंजमेंट मिलती है कि हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से रीअरेंज हो जाता है और यहाँ से आपका क्लोराइड ग्रुप रिमूव हो जाता है। तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव तो कंबाइन करके HCl बना लेते हैं, और यहाँ हमारे पास रीअरेंज होकर एक अमाइड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। सो इस तरीके से आपको अपनी रिएक्शन ऑब्जर्व होती है, और यहाँ हम बेस यूज करें क्योंकि साथ के साथ आपका ये HCl जो है वो रिमूव होता जाएगा। तो ये आपकी प्राइमरी अमीन की रिएक्शन है। सिमिलरली हमें यहाँ सेकेंडरी अमीन्स के साथ भी रिएक्शन ऑब्जर्व होती है। सेकेंडरी अमीन्स के केस में भी ये जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। सिमिलर आपको कार्बोनिल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मिल गया, बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है जिसमें आपके पास की रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये तो एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो गई। अब अगर हम कोई एनहाइड्राइड कंसिडर करें, जो एनहाइड्राइड आपके कार्बोक्सिलिक एसिड से फॉर्म होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज योर एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल। इस एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल के अंदर भी आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देखने को मिलती है। आप इसमें कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, कार्बोनिल कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक ऑब्जर्व करोगे। बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म को आप यहाँ पर यूज करोगे और आपके पास आपके फाइनल प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ हमने एक सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल कंसीडर करा है। अगर आप अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल कंसीडर करोगे तो आपके पास वेरिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स आएंगे, क्योंकि आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। एक बार आपके पास दूसरे ग्रुप से जहाँ पर अटैक होगा, एक बार दूसरे ग्रुप से, क्योंकि दो कार्बोनिल कार्बन है तो दोनों से आपको अटैक पॉसिबल शो होगा यहाँ पर, और रिस्पेक्टिवली आपके पास यहाँ पर एसिटिक एसिड का रिलीज होगा। अब ये भी एक एसिड है तो इस वजह से इसके लिए भी आप यहाँ बेस को यूज कर रहे हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ असाइलेशन रिएक्शंस मिलती हैं। अब असाइलेशन रिएक्शंस में हमने किसी असाइल ग्रुप की इंट्रोडक्शन करी तो हमने इसे असाइलेशन बोल दिया। अगर हम यहाँ पर किसी बेंजोइल ग्रुप की इंट्रोडक्शन कर देंगे, बेंजोइल ग्रुप कौन सा होता है, आपका बेंजीन मॉलिक्यूल और उस पर अगर CO ग्रुप अटैच्ड हो तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं बेंजोइल ग्रुप। अगर आपके मॉलिक्यूल में कहीं बेंजोइल ग्रुप की एडिशन हो जाएगी तो उसे आप क्या बोलोगे, बेंजोइलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने एक बेंजोइलेशन रिएक्शन करी है, जिसके लिए हम यहाँ बेंजोइल क्लोराइड कंसिडर कर रहे हैं। जब आप किसी अमीन मॉलिक्यूल को बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो अगेन सेम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑब्जर्व होती है, जिसमें जो ये अमीन मॉलिक्यूल है इसके जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर लोन पेयर है, जो कि इस कार्बोनिल कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करते हैं, जिस वजह से आपको बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म से इस तरीके से एक प्रोडक्ट मिलता है, विच इज योर
एन मिथाइल बेंजामाइड, तो यहाँ पर आपके पास फिर से एक अमाइड की ही फॉर्मेशन हो रही है, बट यहाँ पर आपने बेंजोइल क्लोराइड यूज करा है, जिस वजह से यहाँ पर एक बेंजोइल ग्रुप अटैच हुआ है और इस वजह से हम इस रिएक्शन को बोलते हैं बेंजोइलेशन रिएक्शन। अब मैंने इसको आपको यहीं पर एक्सप्लेन क्यों कर दिया, क्योंकि इसकी सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है असाइलेशन रिएक्शन के साथ। सो आई होप आपको यहाँ पर ये असाइलेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको बस ये ध्यान देना है कि आप जो वर्ड समझ रहे हो अपने रिएक्शन के लिए, अल्काइलेशन है तो कहीं अल्काइल ग्रुप की एडिशन होगी, असाइलेशन है तो कहीं असाइल ग्रुप की एडिशन होगी, बेंजोइलेशन है तो कहीं बेंजोइल ग्रुप की एडिशन होगी। तो आपको थोड़ा थोड़ा वर्ड्स को पकड़ते जाना है। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वर्ड्स को पकड़ना सीख लिया ना, तो फिर आप इजीली अपने रिएजेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे। क्योंकि अगर आपने देखा असाइलेशन है, असाइल ग्रुप की एडिशन, तो अगर आपके पास वहाँ कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और आपको ये बोला हुआ था कि असाइलेशन रिएक्शन करवानी है तो क्या रिएजेंट यूज करोगे, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस रिएजेंट में से आप असाइल ग्रुप की एडिशन करवा सकते हो। बस आपको असाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को यूज करके अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सॉल्व कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपको बस उसे थोड़ा थोड़ा करके समझना होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हो जाएंगे तो आप इजीली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्लियर कर लोगे। So this was all about the acylation reaction. Now let's move on towards the next category of reaction, which is your carbylamine reaction. Your next reaction is carbylamine reaction, जहां पर आप एक प्राइमरी अमीन की रिएक्शन को ऑब्जर्व करोगे। इसमें आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि जब आप प्राइमरी अमीन को किसी क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहलिक सोल्यूशन के साथ हीट करते हो, तो आपके पास एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है और वो प्रोडक्ट होता है आपके पास आइसोसाइनाइड या फिर कार्बाइलमीन, जिसके साथ में कुछ साइड प्रोडक्ट्स भी रिलीज होते हैं। और इस प्रोडक्ट को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, आपको एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड फॉर्म होता हुआ ऑब्जर्व होगा। आपको बहुत ही अजीब सी, बहुत ही गंदी सी स्मेल प्रोड्यूस होती हुई दिखेगी, स्मेल आएगी, तो आप वहाँ पे समझ जाओगे कि हमारे पास ये रिएक्शन प्रोसीड हो गई है। और इस रिएक्शन में आपको ये ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन आपके सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स शो करते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स ये रिएक्शन शो नहीं करते। इसका रीजन आपको इसके मैकेनिज्म से पता लगेगा, जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि हमारे जो कार्बाइल अमीन रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स ये रिएक्टिविटी शो करते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि कार्बाइल अमीन रिएक्शन को हम प्राइमरी और सेकेंडरी टर्शरी अमीन्स के बीच में एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर की तरह यूज कर सकते हैं, या फिर एक प्राइमरी अमीन के आइडेंटिफायर यानी टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन्स की तरह भी यूज कर सकते हो, जिसे आप आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोल सकते हो। क्योंकि यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट रिलीज होता है वो कार्बाइल अमीन के साथ साथ उसे आप आइसोसाइनाइड भी बोलते हो। तो इस वजह से आप यहाँ पर बोलोगे दिस इज एन आइसोसाइनाइड टेस्ट विच इज यूज्ड फॉर प्राइमरी अमीन्स। अब यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ पर प्राइमरी अमीन से इधर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करोगे तो बहुत सारे बच्चे कार्बाइल अमीन को सोच के थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर साइनाइड ग्रुप की एडिशन शो कर देते हैं, यानी CN ग्रुप अटैच कर देते हैं। जबकि यहाँ पर जो अटैचमेंट हो रही है वो NC की अटैचमेंट हो रही है, यानी रिवर्स ऑफ साइनाइड विच इज आइसोसाइनाइड मॉलिक्यूल। तो आपको यहाँ पर ये प्रोडक्ट जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस प्रोडक्ट को लेकर ही होती है इस रिएक्शन में। तो आपको इस रिएक्शन में क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जब हम कार्बाइल अमीन रिएक्शन ऑब्जर्व करते हैं तो ये अमीन मॉलिक्यूल की रिएक्शन है, जिसमें हम उसे रिएक्ट करवाते हैं क्लोरोफॉर्म और साथ में एक बेस के साथ विच इज योर एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, जिसे जब आप हीट करोगे तो आपके पास आइसोसाइनाइड या कार्बाइल अमीन एज अ प्रोडक्ट रिलीज होगा और कुछ साथ में साइड प्रोडक्ट्स आएंगे। और ये जो आपके पास रिएक्शन होगी इससे काफी फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट रिलीज होते हैं। तो आपको इजीली पता लग जाता है कि हमारे पास हमारे कंपाउंड में प्राइमरी अमीन है या नहीं है, क्योंकि ये हमारे प्राइमरी अमीन के डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर की तरह वर्क करता है, आइडेंटिफायर कंफर्मेटरी टेस्ट की तरह वर्क करता है, जिसे हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स इसके मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करते और आपको कार्बाइल अमीन रिएक्शन फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स नहीं मिलती है। So this was all about the carbylamine reaction. Now let's move on towards the next category of reaction, which is reaction with nitrous acid. So जब हम reaction with nitrous acid की बात करते हैं तो यहाँ nitrous acid का मतलब है HNO2। तो यहाँ पर आप HNO2 के साथ different reactions देखोगे। तो जब आप यहाँ पर HNO2 के साथ reaction देखोगे आपको ये पता लगेगा प्राइमरी अमीन्स HNO2 के साथ एक डिफरेंट रिएक्शन दे रहे हैं, एरोमेटिक अमीन्स एक डिफरेंट रिएक्शन दे रहे हैं, सेकेंडरी अमीन्स एक डिफरेंट दे रहे हैं और टर्शरी अमीन्स एक डिफरेंट रिएक्शन दे रहे हैं। अब आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स और एरोमेटिक अमीन्स की रिएक्शन आपके सिलेबस का पार्ट है। जो सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स के प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है प्राइमरी और सेकेंड एरोमेटिक अमीन से आपके पास एक पर्टिकुलर कंपाउंड फॉर्म होता है जो थोड़ी सिमिलैरिटी शो करता है। सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स को जब आप यूज करते हो तो आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं, तो उन्हें हम यहाँ पर अपने फिलहाल सिलेबस में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कई बार स्टूडेंट्स ये कंफ्यूजन कर जाते हैं कि जब हमें यहाँ पर सिर्फ प्राइमरी अमीन्स की रिएक्शन देखने को मिल रही है
तो सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स की इसमें रिएक्शन होगी ही नहीं। आप ये ध्यान रखोगे सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स भी इसके साथ रिएक्शन देंगे, बट यहाँ से आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे और ये प्रोडक्ट्स अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो इन्हें हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम प्राइमरी अमीन्स और एरोमेटिक अमीन्स, जिसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है एनालीन, उसे हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं। सो वन बाय वन करके हम इन एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ नाइट्रस एसिड यूज करें तो नाइट्रस एसिड आपका कैसे फॉर्म होता है, जब आप सोडियम नाइट्राइट NaNO2 को HCl के साथ मिक्स करते हो तो आपके पास यहाँ से एक HNO2 विच इज नाइट्रस एसिड की फॉर्मेशन होती है, जिसे आप अपने रिएक्शन के अंदर यूज करोगे। तो आप जब अपने रिएजेंट्स को शो करोगे तो आप नाइट्रस एसिड भी यूज कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यहाँ पर NaNO2 और HCl लिखा मिलता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। आपको ये पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर सोडियम नाइट्राइट और HCl को यूज करके नाइट्रस एसिड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो इसी वजह से हम यहाँ पर इसे रिएजेंट की तरह यूज करते हैं। पहले रिएक्शन मैंने आपको दोनों ही लिख के दे रखे हैं, आप यूजुअली सिर्फ और सिर्फ एक रिएजेंट का यूज करोगे और वो यूज करा जाता है सोडियम नाइट्राइट और HCl। काफी जगहों पर सिर्फ HNO2 भी लिखा मिल सकता है, तो इसी वजह से मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो पहले प्राइमरी अमीन्स की रिएक्शन देखते हैं। जब हम प्राइमरी अमीन्स की रिएक्शन देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि जब प्राइमरी अमीन्स विच इज एन एलिफेटिक इन नेचर, उसके जब आप रिएक्शन ऑब्जर्व करते हो किसी नाइट्रस एसिड के साथ, तो आपको यहाँ पर इनिशियली एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन ऑब्जर्व होती है विच इज योर डाइजोनियम सॉल्ट, जिसको फर्दर जब आप हाइड्रोलाइज करते हो तो आपके पास यहाँ पर एल्कोहल मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, प्लस साथ में आपके पास नाइट्रोजन गैस और HCl रिलीज होता है। अब ये जो आपके पास नाइट्रोजन गैस रिलीज हो रही है, इस रिएक्शन के आप यहाँ से जो नाइट्रोजन गैस रिलीज हो रही है, इसे आप क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए यूज कर सकते हो। आपको अगर ध्यान हो, हमने क्लास 11 में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करी थी, वहां पर हमने डिफरेंट कंपाउंड्स के क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस को डिस्कस करा था, और उस डिस्कशन में हमने नाइट्रोजन की क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन को भी यूज करा था। वहां पर जब हमने डिस्कशन करी थी तो हमने देखा था कि हमारे पास डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं, जहां पर जब हमारे पास नाइट्रोजन रिलीज होती है तो उस नाइट्रोजन के रिलीज को हम क्वांटिटेटिवली एस्टिमेट करते हैं अपने मेथड्स को यूज करके। तो यहाँ पर भी आपके पास ये जो नाइट्रोजन रिलीज हो रही है, इस नाइट्रोजन को आप यूज कर सकते हो अपने क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए, और उससे आप फर्दर अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स की एस्टिमेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर आप इस नाइट्रोजन को क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें क्या पता लगता है कि जब हमारे प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन शो करते हैं तो हमारे पास इनिशियली एक अनस्टेबल प्रोडक्ट आता है विच इज योर डाइजोनियम सॉल्ट, जो कि एक इंटरमीडिएट की तरह बिहेव करता है, लेकिन अनस्टेबल होने की वजह से बहुत जल्दी दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है। तो जैसे ही इसे कहीं से वाटर मिलता है, ये फटाफट से हाइड्रोलाइज हो जाता है और आपके पास यहाँ पर एल्कोहल प्लस साथ में नाइट्रोजन और HCl गैस का रिलीज होता है। अब यहाँ नाइट्रोजन को तो हम क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में यूज कर सकते हैं, बट यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो है आपका एल्कोहल। तो आपको बस ये यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स को जब आप नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपके पास एल्कोहल बनेंगे। वहीं अगर आप प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स को यूज करोगे, क्योंकि दोनों प्राइमरी नेचर के हैं, तो आपको ये डिफरेंस ध्यान रखना है। जब आप प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स को यूज करोगे और इसे जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे एक पर्टिकुलर लो टेम्परेचर पर, तो आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यानी एक डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। सॉल्ट दोनों में ही बन रहा है, मैंने आपको बोला था ना सिमिलैरिटी हमारे प्रोडक्ट्स में, इसी वजह से हम इन दोनों को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फिर से एक डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है अलॉन्ग विद सम साइड प्रोडक्ट्स, बट ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है ये थोड़ा सा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू एलिफेटिक, जिसकी वजह से यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा इसकी प्रेजेंस शो करता है, जिसे आप यूज कर सकते हो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन के लिए। हम इसे यूज करेंगे हमारे आने वाले लेक्चर्स में। मैंने आपको बताया था कि यहाँ इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ अमीन्स को नहीं, डाइजोनियम सॉल्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, जिसमें आप देखोगे कि किस तरीके से इन डाइजोनियम सॉल्ट्स को यूज करोगे आप बहुत सारे वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स को फॉर्म करने के लिए। तो अभी के लिए बस आप इतना ध्यान रखो कि जब हम यहाँ पर प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाते एक पर्टिकुलर लो टेम्परेचर पर, तो हमारे पास यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड डाइजोनियम सॉल्ट्स की फॉर्मेशन होती है। और ये आपको यहाँ से थोड़ा समझ में भी आ गया होगा कि जब हमने चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी, जिसमें हमने डाइजोनियम सॉल्ट्स और एनालीन्स की या फिर अमीन्स की इंट्रोडक्शन करवाई थी, तो उस टाइम पर हमने ये बोला था कि डाइजोनियम सॉल्ट्स को हम इस चैप्टर में क्यों डिस्कस करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी फॉर्मेशन में अमीन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो यहाँ हम उस इन्वॉल्वमेंट को डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने अपना डाइजोनियम सॉल्ट्स का डिस्कशन थोड़ा स्टार्ट कर दिया। अब धीरे धीरे हम डाइजोनियम सॉल्ट्स की तरफ भी मूवमेंट करेंगे ताकि हम अपने चैप्टर को कंप्लीट कर सकें। तो यहाँ से आपको क्या क्लियरेंस मिल रही है कि जब हम नाइट्रस एसिड के साथ डिफरेंट अमीन मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन देखते हैं, तो हमारे पास एलिफेटिक और एरोमेटिक दो तरीके से हम अमीन्स को डिवाइड करते हैं, जिसको फर्दर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। अब हमें पता है जब हम यहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की बात कर रहे हैं तो सारे के सारे हमारे रिएक्टिविटी शो करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, बट डिफरेंस क्या आता है,
हमारे सिलेबस में सिर्फ प्राइमरी अमीन्स की रिएक्टिविटी है, सेकेंडरी और टर्शरी की नहीं है। सेकेंडरी और टर्शरी के साथ हमें एक डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है, यानी रिएक्शन उनके साथ भी होती है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि जैसे कार्बाइल अमीन रिएक्शन में हमने मना कर दिया था कि इसमें नहीं होती, तो यहाँ पर भी नहीं हो रही होगी, नहीं दिखाया तो यहाँ रिएक्शन होती है। अब प्राइमरी अमीन्स के अंदर भी फर्दर हम कैटेगराइज कर सकते हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन्स के अंदर। उन दोनों में आपको प्रोडक्ट्स का क्या ध्यान रखना है कि प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स जब रिएक्ट करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, तो आपके पास फाइनली एक अल्कोहल मॉलिक्यूल आता है। डाइजोनियम सॉल्ट्स बनते हैं, बट वो इंटरमीडिएट की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि वो काफी अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो फटाफट से अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जब आप प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स की बात करते हो, इनकी रिएक्टिविटी जब आप नाइट्रस एसिड के साथ देखते हो, तो आपके पास एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी के साथ डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, जिस डाइजोनियम सॉल्ट को आप डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए यूज कर सकते हो, जिसमें हम अलग अलग रिएजेंट्स ऐड करेंगे और उन रिएजेंट्स के रिस्पेक्टिव आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आएंगे, जो हम आने वाले लेक्चर्स में डाइजोनियम सॉल्ट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको यहाँ पर अमीन्स की रिएक्टिविटी अच्छे से समझ में आ गई होगी नाइट्रस एसिड के साथ। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिएक्शन ऑफ अमीन्स विद नाइट्रस एसिड। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन, व्हिच इज रिएक्शन विद अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। सो जब हम रिएक्शन विद अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड की बात कर रहे हैं, तो आपको यहाँ थोड़ा नेम से ही समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं हम यहाँ पर अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड को अपनी रिएक्शन में यूज कर रहे हैं। और अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड का मतलब है कि हम कोई ना कोई एरोमेटिक कंपाउंड कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि जहां पर वर्ड अराइल आ जाता है तो उसका मतलब होता है कोई ना कोई एरोमेटिक सब्सटेंस आपके रिएक्शन में इन्वॉल्व है। अब यहाँ पर आप अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड एज अ रिएजेंट यूज करते हो, जिसकी रिएक्शन आप डिफरेंट अमीन मॉलिक्यूल्स के साथ ऑब्जर्व करते हो। अब यहाँ पर भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स को ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो अमीन्स हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, जिन्हें हम यहाँ पर उन्हें हर क्लासिफिकेशन, उस क्लासिफिकेशन को हर एक रिएक्शन में डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर भी हम इन तीनों कैटेगरीज के साथ डिस्कशन करेंगे। सो जब हम यहाँ पर रिएक्शन ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन भी हमें प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ ऑब्जर्व होती है, लेकिन टर्शरी के साथ हमें रिएक्शन नहीं मिलती। उसका रीजन क्या है? बिल्कुल सिंपल, हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते आ रहे हैं। अभी तक हमने देखा ही था कि हमारे पास बहुत सारे रिएजेंट्स ऐसे होंगे जो सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ रिएक्टिविटी शो करेंगे, टर्शरी के साथ नहीं करेंगे। क्योंकि जब हम इन मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये पता लगता है प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स के अंदर हाइड्रोजन की प्रेजेंस होती है, बट टर्शरी अमीन्स में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से हमें टर्शरी अमीन्स की रिएक्टिविटी काफी कम ऑब्जर्व होती है। तो सिमिलर रीजंस की वजह से यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे, जब आप इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करोगे, आपको ये पता लगेगा कि हमारे रिएक्शन में हाइड्रोजन एटम की इन्वॉल्वमेंट है, और हाइड्रोजन एटम सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स के अंदर अवेलेबल है, टर्शरी अमीन्स में अवेलेबल ही नहीं है, जिस वजह से हमें ये रिएक्शन टर्शरी में ऑब्जर्व नहीं होती है। प्लस इसके कुछ और फैक्ट्स भी हैं इस रिएक्शन में, उन्हें हम डिस्कस करते हुए आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि हम क्या क्या फैक्ट्स यहाँ पर इन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले प्राइमरी अमीन्स के बारे में यहाँ डिस्कशन करते हैं। सो यहाँ पर आप रिएजेंट यूज करते हो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसमें आप ऑब्जर्व करो ये आपका सल्फोनाइल क्लोराइड और ये आपका अराइल कंपोनेंट है। तो यहाँ पर आपने अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड रिएजेंट यूज करा है, जिसकी जब आप रिएक्शन प्राइमरी अमीन्स के साथ ऑब्जर्व करते हो तो आपको ये पता लगता है कि यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे अपने सल्फोनामाइड की फॉर्मेशन। सल्फोनामाइड आपके पास यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे सॉल्युबल है अल्कली सोल्यूशन में, विच मीन्स इट इज सॉल्युबल इन बेस। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ? सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये देखो कि जब भी आप ऐसी रिएक्शन ऑब्जर्व करोगे तो फटाफट से अपनी एक शॉर्ट ट्रिक यूज कर लो कि हमारे पास यहाँ पर HCl का रिलीज होता है, H यहाँ से Cl यहाँ से, तो हमारे पास एक HCl मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा, जिस वजह से आपके पास ये जो सल्फर है इसके नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करेगा और आपके पास एक पर्टिकुलर सल्फोनामाइड की फॉर्मेशन होगी। अब इस सल्फोनामाइड में नाइट्रोजन के पास क्या है? हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है या नहीं कर रहा, उसी की बेसिस पर आप यहाँ अल्कली में इसकी रिएक्शन ऑब्जर्व करते हो। सो हमें पता है अगर कोई मॉलिक्यूल अल्कली में सॉल्युबल होगा, यानी बेस में सॉल्युबलाइज है, तो इसका मतलब है कि वो मॉलिक्यूल एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। और एसिडिक बिहेवियर हम किसी भी मॉलिक्यूल का H पॉजिटिव आयंस के रिलीज से ऑब्जर्व करते हैं कि वहां से अगर H पॉजिटिव इजीली रिलीज हो जाता है तो वो मॉलिक्यूल एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। और H पॉजिटिव हम सिर्फ नाइट्रोजन से रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट आ गया। अब जब आप इसके हाइड्रोजन एटम को ऑब्जर्व करते हो तो आपको ये पता लगता है कि जो इसका ये हाइड्रोजन एटम है ये काफी एसिडिक बिहेवियर शो करता है। क्यों शो करता है? क्योंकि आपके पास यहाँ पर एक सल्फो ग्रुप लगा हुआ है,
ये जो आपका सल्फोनाइल ग्रुप है ये आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट को शो करता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट हमें पता है एसिडिक बिहेवियर को इंक्रीज करते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपका जो ये मॉलिक्यूल है विच इज सल्फोनामाइड ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है, जिस वजह से आपको यहाँ पर इसकी सॉल्युबिलिटी ऑब्जर्व होती है बेस के अंदर। तो यहाँ पर आप एक तरीके से ये बोल सकते हो कि जब हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड या किसी भी अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड की प्राइमरी अमीन्स के साथ रिएक्शन देखते हैं तो हमारे पास एक सल्फोनामाइड आता है जिसमें नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है जो कि एसिडिक बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसी रीजन की वजह से आपको इस मॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी ऑब्जर्व होती है अल्कलीज के अंदर। बट वहीं अगर हम इसकी रिएक्शन सेकेंडरी अमीन्स के साथ ऑब्जर्व करते हैं तो सेकेंडरी अमीन्स के केस में क्या होता है, जो आपका ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है ये अगेन सिमिलर मैकेनिज्म के साथ आपके सेकेंडरी अमीन्स के साथ रिएक्शन शो करेगा। बट यहाँ जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा विच इज योर सल्फोनामाइड ये आपके इनसॉल्युबल होंगे अल्कलीज के अंदर। क्यों इनसॉल्युबल होंगे? क्योंकि अब नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं है जो उसके एसिडिक बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सके या फिर मॉलिक्यूल के अंदर एसिडिक बिहेवियर यानी एसिडिटी को इंट्रोड्यूस कर सके। तो अगर आपका मॉलिक्यूल एसिडिक होगा ही नहीं तो वो बेस में सॉल्युबलाइज ही नहीं होगा और इसी वजह से आपको इसकी सॉल्युबिलिटी ऑब्जर्व नहीं होगी अल्कली सोल्यूशन में। तो आप इन दोनों रिएक्शंस के अंदर डिफरेंस अच्छे से समझ गए होंगे कि दोनों रिएक्शंस में मैकेनिज्म बिल्कुल सेम फॉलो हो रहा है। आपको यहाँ पर अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन मिल रही है प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स के साथ विद अ सिमिलर मैकेनिज्म, जिसमें आपके पास प्रोडक्ट्स भी सेम आ रहे हैं, दोनों में ही आपके पास सल्फोनामाइड की फॉर्मेशन हो रही है। बट डिफरेंस क्या आ रहा है, आपका एक प्रोडक्ट एसिडिक नेचर का है, दूसरा प्रोडक्ट आपका एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर रहा है, जिस वजह से आपको इसकी सॉल्युबिलिटी तो बेस में ऑब्जर्व हो रही है बट इसकी सॉल्युबिलिटी नहीं मिल रही है। वहीं अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करें तो हमारे यहाँ रिएक्शन में जो हमने अमीन्स कंसिडर करे हैं इन दोनों ही अमीन्स के हम हाइड्रोजन की इन्वॉल्वमेंट ऑब्जर्व करें हमारी रिएक्शन में, जिस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ हम जब प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स की रिएक्शन देख रहे हैं तो ईजिली हमें हमारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। बट वहीं अगर हम कोई टर्शियरी अमीन कंसिडर करेंगे तो उसमें तो हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी ही नहीं होती, तो वो आपके प्रोडक्ट्स रिलीज नहीं करेगा, यानी वहां पर आपको कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आप इसको एक तरीके से ऐसे क्लासिफाई कर सकते हो कि हम अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड को प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स के डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर की तरह यूज कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश करने के लिए इसे यूज कर सकते हैं। कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? आप बोलोगे कि मैम प्राइमरी सेकेंडरी को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? आप ऐसे डिस्टिंग्विश करोगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी की नो डाउट यहाँ रिएक्शन हो रही है, बट ये जो रिएक्शन हो रही है इसको जब आप फर्दर बेस ऐड करोगे इसमें, एक बार तो आपको इसका कंपोनेंट डिसॉल्व हुआ मिलेगा, दूसरी बार डिसॉल्व नहीं हुआ मिलेगा। तो जो डिसॉल्व हो रहा होगा उसमें आपके पास प्राइमरी अमीन्स होंगे, जो डिसॉल्व नहीं हो रहे होंगे उसमें आपके पास सेकेंडरी अमीन्स होंगे, और जो आपको कोई सल्फोनामाइड ही नहीं देगा उसमें आपके पास टर्शियरी अमीन्स होंगे। अब ये जो आपके पास रिएक्शन है इस रिएक्शन को हम हेजनबर्ग्स रिएजेंट टेस्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो आप यहाँ अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड यूज कर रहे हो ये एक्चुअल में हिंसबर्ग रिएजेंट है, तो इसी वजह से हम इसे हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट भी बोलते हैं, जो कि आपके डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर की तरह काम करता है, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट की तरह काम करता है फॉर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स। सो यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व करोगे? दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट विच इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स। Nowadays para-toluene sulfonyl chloride is used instead of Hinsberg reagent। अब यहाँ पर हम ये जो Hinsberg reagent यूज करें विच इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसकी जगह पर हम para-toluene sulfonyl chloride भी यूज कर सकते हैं। आजकल ये ज्यादा यूज में आता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की जगह। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड विच इज योर, जिसमें हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड पर्टिकुलरली रिएजेंट यूज कर रहे हैं, इसको हम हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं। और हिंसबर्ग रिएजेंट होने की वजह से इस रिएक्शन को हम हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इस टेस्ट को आप यूज कर सकते हो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए, क्योंकि हम इजीली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स की रिएक्शन होती है, टर्शियरी की नहीं होती, और फर्दर प्राइमरी और सेकेंडरी को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो बेस ऐड करके। एक बार आपका वो मॉलिक्यूल बेस में सॉल्युबल होगा, दूसरी बार सॉल्युबल नहीं होगा। सो दिस इज हाउ यू कैन ऑब्जर्व द distinguishing factors in case of primary, secondary and tertiary amines. This was all about the reaction with aryl sulfonyl chloride. Now let's move on towards your next category of reactions, which is your electrophilic substitution reaction. सो जब भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करते हैं हमारे माइंड में सीधी एक चीज स्ट्राइक होती है कि हमारे पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड है जिसके पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, जिससे हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम क्लास 11 से यही डिस्कस करते आ रहे हैं। प्लस साथ में हमारे माइंड में एक चीज और स्ट्राइक करते हैं कि जो हम एरोमेटिक कंपाउंड कंसिडर करते हैं उस पर कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट होगा, क्योंकि अगर ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो कहीं पर भी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ सकता है, लेकिन अगर ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो ग्रुप जो है ना वो डिसाइड करता है कि आपका इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पर अटैक होगा, कौन सी पोजीशन पर उसकी अटैचमेंट ऑब्जर्व होगी।
ऑर्थो पर, मेटा पर या पैरा पर। और वो हम कैसे डिसाइड करते हैं? हम उसके लिए उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कि उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑब्जर्व होती है, कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑब्जर्व नहीं होती है, और उसी के बेसिस पर हम उसकी रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर हम अमीन्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, तो हम बेसिक एग्जांपल विच इज योर एनिलीन मॉलिक्यूल, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करेंगे ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है उस पर जो अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है वो किस तरीके से अपना बिहेवियर शो करता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह। अगर वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, अगर वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो वो मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो यहाँ पर जब हम मॉलिक्यूल की हम डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं, हमने यहाँ पर एनालीन मॉलिक्यूल कंसीडर करा है, हमें पता है इसकी रेजोनेंस इस तरीके से होती है जिसमें हमें यहाँ पर ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व हो रहे हैं। इन स्ट्रक्चर्स में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि हमारे ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर एक नेगेटिव चार्ज की डेवलपमेंट हो रही है। जिस नेगेटिव चार्ज की डेवलपमेंट से आप क्या कह सकते हो कि हमारे मॉलिक्यूल में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, और हमें इसकी रिएक्शन किसके साथ ऑब्जर्व करनी है? इलेक्ट्रोफाइल के साथ। और जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो वो हमेशा एक ऐसी साइट ढूंढने की कोशिश करेगा जहां पर नेगेटिव चार्ज हो, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। तो हमें यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा है कि जब हम ऑर्थो, मेटा और पैरा इन तीनों पोजीशंस को कंपेयर करते हैं तो मेटा पोजीशन पर तो कहीं पर भी किसी भी हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर चार्ज नहीं आ रहा है। तो अगर चार्ज नहीं आ रहा है, उस पर कहीं पर भी नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मेंटेन्ड है। लेकिन अगर हम ऑर्थो और पैरा पोजीशंस को देख रहे हैं तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज की क्रिएशन हो रही है, यानी यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज हुई है। तो यहाँ हमारे ऑर्थो और पैरा पोजीशंस जो है वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएंगी, और इसी रीजन की वजह से हम बोलते हैं कि हमारा जो अमीनो ग्रुप है विच इज योर NH2 ग्रुप, ये ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, या फिर आप बोल सकते हो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। सो यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि हमारा जो अमीनो ग्रुप है इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप विच इज योर एक्टिवेटिंग ग्रुप। सो आपके पास अगर एनिलीन मॉलिक्यूल या कोई भी एरोमेटिक अमीन मॉलिक्यूल होगा, उसके सामने कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट शो करेगा। पर जब आप यहाँ पर डिफरेंट एनिलीन मॉलिक्यूल्स की रिएक्टिविटी को ऑब्जर्व करोगे डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ, तो आपको ये पता लगेगा कि एनिलीन मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नेचर का है। तो यहाँ पर आपको कुछ और फैक्टर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा अपनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को शो करने के लिए, क्योंकि अगर आपने उन फैक्टर्स को इन्वॉल्व नहीं करा तो आपके पास मल्टी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एनिलीन मॉलिक्यूल के जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स है ना वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं हमारी रेजोनेंस में, जिस वजह से उसकी रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और उस रिएक्टिविटी को हमें थोड़ा सा होल्ड करके रखना पड़ता है हमारे मॉलिक्यूल को मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन के लिए। सो हम वन बाय वन करके डिफरेंट इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस को देखते हैं और उनमें ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरीके से हम इस एनिलीन मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी को भी संभालेंगे। सो लेट्स बिगिन विद योर फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच इज योर ब्रोमिनेशन रिएक्शन। सो ब्रोमिनेशन रिएक्शन में आप क्या ऑब्जर्व करोगे? हमें पता है ब्रोमिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल, और ये भी पता है हमें कि जब हम ब्रोमीन मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो हम यहाँ पर ब्रोमीन आयन को ऐड करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या होगा? Br पॉजिटिव। तो उसे हम कहाँ से जनरेट करते हैं? हमारे ब्रोमीन मॉलिक्यूल में से। अब जब हम इसकी रिएक्शन ऑब्जर्व करते हैं हमारे एनालीन के साथ, यानी डायरेक्ट जब आप ब्रोमीन वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवाओगे तो आपको यहाँ पर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा विच इज योर 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनालीन। क्यों मिलेगा? क्योंकि इसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में जब हम इसकी रिएक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहे थे तो हमें ये पता लगा था कि एनालीन मॉलिक्यूल जो हमारा अमीनो ग्रुप की वजह से एक्टिवेट होता है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड, उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं हमारे इस रेजोनेंस के अंदर, जिस वजह से हमें इसके यूजुअली मल्टी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन मिलती है। बट आपको हमेशा तो इन मल्टी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स के साथ ऑब्जर्व नहीं करनी अपनी रिएक्शन को, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहां पर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब उन प्रोडक्ट्स को आप कैसे फॉर्म करोगे? वो तो डिजायर्ड प्रोडक्ट आपको फॉर्म करना ही होगा ना। तो उसके लिए हम थोड़े से डिफरेंट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, जहां पर हम क्या करेंगे, हमारे इस अमीनो ग्रुप की रिएक्टिविटी को थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे। और इसकी रिएक्टिविटी हम थोड़ा सा डिक्रीज किस तरीके से करते हैं? इसको दूसरे ग्रुप के साथ कंबाइन करके। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? एक तरीके से हमारे अमीनो ग्रुप को हम प्रोटेक्ट करेंगे। और आप इसे प्रोटेक्ट कैसे करोगे? आप थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी में चेंज करोगे। आप यहाँ पर अमीनो ग्रुप की जगह एक अमीनो असाइल ग्रुप की फॉर्मेशन करोगे, यानी यहाँ पर क्या करोगे? इसकी असाइलेशन। और असाइलेशन रिएक्शन हम ऑलरेडी अभी प्रीवियस रिएक्शंस में डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर हमने देखा था कि असाइलेशन के लिए हम डिफरेंट रिएजेंट्स को यूज करते हैं। आप वहाँ पर कोई असाइल क्लोराइड यूज कर सकते हो, आप वहाँ पर कोई एसिड एनहाइड्राइड यूज कर सकते हो, एस्टर्स यूज कर सकते हो। तो उन्हीं में से एक रिएजेंट को यूज करके हम सबसे पहले हमारे मॉलिक्यूल की असाइलेशन करवाएंगे, जिसमें आपका क्या होता है, हमारे नाइट्रोजन के ऊपर असाइल ग्रुप की एडिशन हो जाती है, जिस वजह से आपका जो अमीनो ग्रुप है वो प्रोटेक्ट हो जाता है, और फिर आपको फर्दर मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं।
सो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने अमीनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करोगे, जिसके अंदर हम इसके अंदर असाइलेशन करेंगे। और असाइलेशन हम कैसे करें, एनहाइड्राइड और बेस की प्रेजेंस में, जिसमें हमें पता है कि हम बेस क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास साइड प्रोडक्ट एक एसिड आता है, तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट करने के लिए हम उस साइड प्रोडक्ट एसिड को साथ के साथ यूज करते जाते हैं, जिस वजह से हमारा जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड शिफ्ट होता रहता है। तो यहाँ हम जैसे ही असाइलेशन करेंगे इसकी, हमारे पास ये असाइलेटेड प्रोडक्ट आएगा, जिसको आप क्या बोलोगे कि दिस इज योर एसिटाइलाइड मॉलिक्यूल। जिस एसिटाइलाइड मॉलिक्यूल की आप फर्दर जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाओगे, यानी यहाँ पर जब हम इसकी ब्रोमिनेशन करवाएंगे, तो आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे, क्योंकि अब जो आपके पास इसकी रिएक्टिविटी है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है, जिसमें आपको अभी भी ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स ही मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपको सेम रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट मिल रही है लोन पेयर्स की। इस तरीके से ये इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, जिससे आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर नेगेटिव चार्ज की डेवलपमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, विच मीन्स ये अभी भी ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह ही वर्क कर रहा है। बट यहाँ पर हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक साथ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं आता है। तो यहाँ पर आप मेजर माइनर में डिसाइड कर ही सकते हो। हमें पता है हमारा जो पैरा प्रोडक्ट होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, क्योंकि उसमें सिमेट्री होती है। और फर्दर जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हो, चाहे एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाओ या बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाओ, आप कोई भी यूज कर सकते हो, आपके पास फाइनली अपना अमीनो ग्रुप वापस आ जाता है और आप फिर से अपने फाइनल प्रोडक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करवा देते हैं इस अमीन मॉलिक्यूल की, तो आपको यहाँ क्या मिलते हैं, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी प्रोटेक्शन की हेल्प ले ली, जिस वजह से आपने फाइनली अपने प्रोडक्ट्स में मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन ऑब्जर्व करी। अब आप बोलोगे कि ठीक है मैम, आपने ये समझा दिया कि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है अमीनो ग्रुप्स की, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, जिस वजह से हमारे वहां पे मल्टी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स आते हैं। बट आपने ये भी बताया कि हम प्रोटेक्शन करते हैं, और फिर आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट उसी तरीके से है, तो हमारे पास यहाँ प्रोटेक्शन हुई कैसे, हम कैसे मान ले कि यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो गई। तो उसके लिए आप ये ऑब्जर्व करो कि हम किस तरीके से इन इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो जब आप यहाँ पर बेंजीन मॉलिक्यूल के ऊपर जो आपने ये एसाइल ग्रुप की इंट्रोडक्शन करी है नाइट्रोजन के साथ, उसके स्ट्रक्चर को देखते हो, तो आपको ये पता लगता है कि यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं, अब सिर्फ और सिर्फ बेंजीन के साथ इन्वॉल्व नहीं है, आपके पास ये जो असाइल ग्रुप है इसके साथ भी इन्वॉल्व होते हैं। और यहाँ पर आपको इसके कार्बोनिल कार्बन के साथ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट मिलती है। तो यहाँ पर इस तरीके से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी आता है, जहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि अब ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन एटम के, वो लेस अवेलेबल है बेंजीन रिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर उसकी अवेलेबिलिटी इस कार्बोनिल ग्रुप की तरफ भी हो गई। सो इसी वजह से जो एक्टिवेटिंग ग्रुप इफेक्ट है इस NHCOCH3 का, एसिटाइलाइड ग्रुप का, वो लेस हो जाता है एज कंपेयर टू अमीनो ग्रुप, और इसी वजह से आपको थोड़ी सी कम रिएक्टिविटी ऑब्जर्व होती है एज कंपेयर टू अमीनो ग्रुप्स, और वहां पर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन मिलती है। तो आपको यही फैक्ट यहाँ पर सारी की सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी एरोमेटिक अमीन की, स्पेशली एनिलीन मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं, अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करवाओगे तो आपके पास मल्टी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स आएंगे या फिर कुछ रिएक्शन में गड़बड़ होगी। लेकिन अगर आपने उस रिएक्शन के अंदर अमीनो ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दिया किसी असाइल ग्रुप के इंट्रोडक्शन की वजह से, तो वहां पर आपके पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी। So this was your first electrophilic substitution reaction, which is your bromination reaction. Now let's move on towards your next electrophilic substitution reaction, which is nitration reaction. So जब हम नाइट्रेशन रिएक्शन वर्ड बोलते हैं, तो यहाँ पर फिर से हमारे वर्ड से ही हमें क्लियर है, नाइट्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ अ नाइट्रो ग्रुप। और नाइट्रो ग्रुप हमें पता है कि जब हम HNO3 और H2SO4 को यूज करते हैं, तो हमारे पास नाइट्रो ग्रुप एज एन इलेक्ट्रोफाइल रिलीज होता है, यहाँ से हमें NO2 पॉजिटिव एज एन इलेक्ट्रोफाइल मिलता है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल मिल रहा है, नो डाउट, तो इससे हमें रिएक्शन मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग नाइट्रेटिंग ग्रुप यूज कर लेते हो, यानी डायरेक्ट HNO3 डाल दोगे, तो आपके पास क्या होगा, मल्टी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स आएंगे, जो फिर से गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर HNO3 और H2SO4 यूज कर रहे हो, दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, तो यहाँ पर आपके पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड तो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, पर डिजायर्ड प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे, क्योंकि आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर आपके पास ऑर्थो, मेटा और पैरा तीनों की तीनों प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। और जब आप ऑर्थो, मेटा, पैरा तीनों प्रोडक्ट्स को ऑब्जर्व कर रहे हो और उसकी परसेंटेज देख रहे हो, तो आपको ये पता लग रहा है कि मेटा और पैरा परसेंटेज तो काफी ज्यादा सिमिलर है और ऑर्थो परसेंटेज बहुत ही कम है। जबकि ऐसा होना चाहिए था कि ऑर्थो और पैरा जो परसेंटेज है वो थोड़े कंपेरेबल होने चाहिए थे, और मेटा पोजीशन अगर बन भी रही है तो बहुत कम आनी चाहिए थी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। अब इस चीज को हम कैसे एक्सप्लेन करें, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए तो हमें यहाँ पर इसके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये जहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऑर्थो, मेटा प्रोडक्ट्स आते हैं, वो तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की वजह से ही तो आते हैं। अगर हमारे पास कोई ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर अटैक होता है, अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो मेटा पोजीशन पर अटैक होता है। अब आप बोलोगे कि मैम ग्रुप तो अमीनो ग्रुप है, अमीनो ग्रुप का मतलब है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, तो मेटा प्रोडक्ट कैसे आ गया? अब वो आपका यहाँ पर ये रिएजेंट बताएगा। जब हम रिएजेंट यूज करें, वो रिएजेंट कैसा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स हम यूज करें, और हमें पता है
अमीन ग्रुप क्या है, एक बेसिक ग्रुप है। जैसे उसे एसिड मिलेगा वो फटाफट से H पॉजिटिव लेने की कोशिश करेगा और वो क्या करेगा, यहाँ पर ये जो अमीन ग्रुप है आपका, इसको कन्वर्ट कर देगा NH3 पॉजिटिव यानी अमोनियम आइंस के अंदर, जिस वजह से आपके पास यहाँ पर ये मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट शो करने लगेगा। क्योंकि हमें पता है कि ये जो NH3 पॉजिटिव है ये आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है और NH2 है ये आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पर हमें दो इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से आपके पास पैरा और मेटा प्रोडक्ट ज्यादा आएंगे और ऑर्थो प्रोडक्ट बहुत कम आएगा। ये ऑर्थो जो मेटा प्रोडक्ट है ये आपका NH3 पॉजिटिव की वजह से आ रहा है और ये जो पैरा प्रोडक्ट है NH2 की वजह से आ रहा है और थोड़ा बहुत साइड में आपके पास ये ऑर्थो प्रोडक्ट भी आ जाएगा। यानी यहाँ पर फिर से हमारे अमीनो ग्रुप की रिएक्टिविटी बीच में आ रही है। तो इसका मतलब है कि अमीनो ग्रुप इतना ज्यादा रिएक्टिव है, हमें हर एक रिएक्शन में उसके लिए कुछ ना कुछ कोशिश करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन यूज करनी पड़ती है ताकि हम उस ग्रुप के प्रॉपर रिएक्शन प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सके। तो यहाँ पर भी अगर आपको अपने ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स ही चाहिए विच इज योर डिजायर्ड प्रोडक्ट्स, तो यहाँ फिर से हम इसकी प्रोटेक्शन करेंगे, जिसमें हम यहाँ फिर से इसको असाइलेशन रिएक्शन करवाएंगे, जिसमें हम नाइट्रोजन ग्रुप के असाइलेटेड प्रोडक्ट बनाएंगे विच इज योर एसिटेनालाइड और फर्दर उसकी मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स को ऑब्जर्व करेंगे। सो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास ये जो अमीन मॉलिक्यूल है, इस अमीन मॉलिक्यूल की आप सबसे पहले एसिटाइलेशन करवाओगे। उस एसिटाइलेशन के बाद जब आप यहाँ पर नाइट्रेटिंग एजेंट्स को यूज करोगे तो आपके पास पैरा और ऑर्थो प्रोडक्ट्स आएंगे, जिसमें पैरा प्रोडक्ट हम मेजर यहाँ पर सिंबल वही यूज कर रहे हैं, जिसकी फर्दर जब आप एसिड या बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो आपका जो ये एसिटेनालाइड ग्रुप है ये आपका फिर से अमीन ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने मॉलिक्यूल के मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। अब ये जो मैं रिएक्शंस बता रही हूँ ना, इनको आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे ना अपने कन्वर्जन के, तो वहां पर इन रिएक्शंस को बहुत ज्यादा यूज करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये बीच वाले पार्ट्स को स्किप करके डायरेक्टली ये रिएजेंट ऐड कर देते हैं, तो वहां पर आपके पास ये डिजायर प्रोडक्ट नहीं आएगा जो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, आपके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आएंगे और फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर अच्छे से ध्यान से सुन लेना। और स्पेशली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है बच्चों को कि कब कहां पर कौन सा रिएजेंट यूज करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नाइट्रेशन रिएक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स सल्फोनेशन रिएक्शन। अब सल्फोनेशन रिएक्शन के साथ जब हम इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं सल्फोनेशन रिएजेंट्स के साथ, तो वो हमें पता है सल्फोनेशन के लिए तो हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। और आप बोलोगे कि मैम फिर से यहाँ पर हमने सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड यूज कर लिया, तो हमारा दोबारा से NH3 पॉजिटिव बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास NH3 पॉजिटिव आया, जिसने अपना सॉल्ट भी बना लिया, क्योंकि जो H2SO4 है इसमें H पॉजिटिव तो रिलीज हो ही रहा है। यहाँ से क्या रिलीज होता है आपके पास, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। तो अगर इस H पॉजिटिव के कंबाइन से यहाँ पर कॉम्बिनेशन से आपके पास NH3 पॉजिटिव आएगा, तो ये जो आपका पॉजिटिवली चार्ज आयन बना है ये इस नेगेटिव चार्ज के साथ कंबाइन नहीं होगा और आपके पास एक सॉल्ट बन जाएगा विच इज योर एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब इस एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट को जब आप फर्दर हीट करते हो तो ये आपका रीअरेंज कर जाता है और इस तरीके से आपको सल्फेनिक एसिड यानी एक सल्फोनेटेड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ऑब्जर्व होती है। बट ये जो सल्फोनेटेड प्रोडक्ट है ये थोड़ा सा ज्विटर आयन फॉर्मेशन में एग्जिस्टेंस शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास ये SO3H है ना, इसका H पॉजिटिव रिलीज हो जाता है, जो मॉलिक्यूल के अंदर रीअरेंज होकर इस तरीके से आपको ज्विटर आयन फॉर्म होता हुआ ऑब्जर्व होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ना ज्विटर आयन से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ज्विटर आयन वर्ड क्या आ गया। तो जब हम ज्विटर आयंस की बात करते हैं ना, ये आयंस वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जहां पर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के दोनों आ जाते हैं एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं ज्विटर आयंस। ये यूजुअली आपको अपने प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऐसे मिलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि आपकी बॉडी में जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि हमारे अमीनो एसिड्स के अंदर ना एक NH2 और बीच में एक चेन और साइड में COH ग्रुप होता है। तो यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज हो जाता है जिस वजह से यहाँ CO नेगेटिव, और यहाँ H पॉजिटिव गेन हो जाता है जिस वजह से यहाँ NH3 पॉजिटिव की फॉर्मेशन होती है। इस चीज को आप अपने नेक्स्ट चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स में डिस्कस करोगे, वहां पर हम ज्विटर आयंस को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो ज्विटर आयंस का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर समझ सकते हो कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही एक ही मॉलिक्यूल में आपको एक्सिस्टेंस शो करेंगे, उन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं ज्विटर आयंस। सो इस तरीके से आप अपनी रिएक्शन के अंदर अमीन मॉलिक्यूल्स की सल्फोनेशन को ऑब्जर्व कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सल्फोनेशन रिएक्शन एंड अलोंग विद इट योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज कंप्लीटेड। अब यहाँ पर ये जो हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट करी है, आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि मैम हमने जिस भी चैप्टर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करा है, चाहे हमने एल्कोहल्स को डिस्कस करा है, चाहे हमने फिनॉल्स को डिस्कस करा है, चाहे एल्डिहाइड्स कीटोन्स को डिस्कस करा है या कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डिस्कस करा है, हमने हर एक मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व किया था और हर बार इन्वॉल्व करा था, जिसमें हमने फ्रिडल क्राफ्ट में दो तरीके की रिएक्शंस देखी थी। हमने क्या देखा था, हमारे पास एक फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है जिस फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर हम अल्काइलेशन और असाइलेशन रिएक्शन को ऑब्जर्व करते थे।
जिसके अंदर हमारे पास एक अल्काइल और एक असाइल ग्रुप की एडिशन होती थी, जिसमें हम क्या करते थे, हमारे पास एक अल्काइल रिएजेंट होता था और एक तरफ हमारा असाइल रिएजेंट होता था, जिनको हम ल्यूइस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन शो करवाते थे इनकी, और हमारे पास फाइनली हमारे असाइलेटेड या अल्काइलेटेड प्रोडक्ट्स आते थे। लेकिन यहाँ पर तो आपने फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन की कोई बात ही नहीं करी, तो इसका मतलब है अमीन मॉलिक्यूल्स फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते। बिल्कुल करेक्ट, अमीन मॉलिक्यूल्स की आपको फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं मिलती। अब ये क्यों नहीं मिलती वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आप ये तो बोल चुके हो कि नहीं होती रिएक्शन क्यों नहीं होती, उसका आंसर कैसे दोगे? तो वो आपको यहाँ पर इसके रिएजेंट में मिलेगा। देखो, जब हम अमीन मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो अमीन मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के। बिल्कुल करेक्ट। और हमें पता है जो बेसिक नेचर के मॉलिक्यूल्स होते हैं इन्हें फटाफट से रिएक्शन शो करने की आदत है किसी भी एसिड के साथ। और यहाँ पर जो हम मेनली बेसिसिटी की बात कर रहे हैं वो ल्यूइस बेसिस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास या नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर। और लोन पेयर का मतलब है कि ये अपने लोन पेयर्स को डोनेट करने के लिए जगह ढूंढता रहता है। और अगर हम रिएक्शन में ल्यूइस एसिड को यूज करेंगे तो ल्यूइस एसिड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड्स, यानी इन्हें कहीं से भी इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो ये क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पर ये अमीन ग्रुप्स हैं, इन अमीन ग्रुप्स के पास क्या है? लोन पेयर, जो अपने लोन पेयर्स को डोनेट कर देंगे किसी ल्यूइस एसिड को, जैसे फॉर एग्जाम्पल AlCl3। तो इस वजह से क्या होगा, हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर एक एडक्ट की फॉर्मेशन होगी, यानी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनेगा जहां पर आपका अमीन मॉलिक्यूल कंबाइन कर जाएगा आपके ल्यूइस एसिड के साथ। और जब आपका ल्यूइस एसिड इस अमीन मॉलिक्यूल के साथ ही कंबाइन कर गया तो वो फर्दर रिएक्शन क्या शो करेगा? क्योंकि ल्यूइस एसिड को हम क्यों यूज करते थे? ताकि हम अपने रिएजेंट में से इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर सके। अब जिस ल्यूइस एसिड का इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन का काम होता था वो उस काम को छोड़ के इस अमीन मॉलिक्यूल यानी रिएक्टेंट के साथ ही कंबाइन कर जाएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट ही नहीं होगा। और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होगा तो आपकी रिएक्शन नहीं होगी। और अगर रिएक्शन हो ही नहीं रही तो आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे कि हमारे जो अमीन्स है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं कर रहे हैं। सो इस रीजन की वजह से आप यहाँ पर एक्सप्लेन करके ये बता सकते हो कि हमारे जो अमीन्स है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों शो नहीं करते, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हमने हर एक चैप्टर में हर एक मॉलिक्यूल में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस को डिस्कस करा है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में आपके फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ हमने अमीन्स के साथ उन रिएक्शंस को क्यों डिस्कस नहीं करा, तो उसका रीजन आप यहाँ पर इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो कि जब हम अमीन्स को दूसरे किसी एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाने की कोशिश करते हैं तो वो रिएक्टिविटी नहीं हो पाती, क्योंकि हमने यहाँ पर भी हर जगह ऑब्जर्व करा था कि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमारे रिएक्शन में यूज कर रहे हैं उस टाइम पर हमारे अमीन्स जो है वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी रिएक्शन के अंदर डिस्टर्बेंसेस आ रही है। उन डिस्टर्बेंसेस को प्रिवेंट करने के लिए हम फर्दर अमीनो ग्रुप की क्या करवाते हैं? प्रोटेक्शन करवाते हैं, जिस वजह से हम फर्दर उसके अंदर और ज्यादा स्टेप्स इंक्रीज करने लग जाते हैं। अब यहाँ पर तो आपके पास ये जो ल्यूइस एसिड है ये इसके साथ एक एडक्ट बना लेता है, तो जिस वजह से आपको यहाँ पर इसके प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं। सो इसी रीजन की वजह से हमें इसके फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन या असाइलेशन रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं होती है। So this was all about the electrophilic aromatic substitution for amine molecules, and along with it your chemical reactions for amine molecules is completed. और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर भी पूरा होता है, जहां पर हमने अमीन मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करा। सबसे पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करा, उसके बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करा, जिसमें हमने अलग अलग रिएक्शंस को डिस्कस करा था। आई होप आपको सारी की सारी रिएक्शंस अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जिन जिन रिएक्शंस में हमने छोटे छोटे से फैक्ट्स ध्यान रखे हैं कि कहीं पर हमने किसी रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्वमेंट को किसी और तरीके से ऑब्जर्व करा है, कहीं हमने स्टेप्स को इन्वॉल्व करें थोड़े एक्स्ट्रा ताकि हम उसकी प्रोटेक्शन करके मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बना सके, कहीं पर हमने प्राइमरी सेकेंडरी के साथ रिएक्शन ऑब्जर्व करी, टर्शरी के साथ नहीं करी, कहीं हम रिएक्शन ऑब्जर्व करें बट वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, और कहीं पर हमने उन रिएक्शंस को डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर यानी डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट की तरह भी यूज करा है। तो इन सारे के सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को आप जब ध्यान रखोगे तभी आप अपने क्वेश्चन में उन्हें यूज कर पाओगे और इजीली अपने क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। So I hope you like the video, and if you like the video then do like and share the video and also subscribe to our channel. Thank you.